हाँ जी, सभी को गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी। एक बार कंफर्म करेंगे सभी लोग। हाँ जी। फ्री लूट लो कोड। अच्छा दीपक दलाल, सुधर जाओ तुम, रोज लुटाते रहते हो कोड। चलो भाई, तो हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग करने वाले हैं मॉनेटरी पॉलिसी। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है और इंटरेस्टिंग है। कल की तरह फैक्चुअल बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और कल की तरह मैं बिल्कुल थका नहीं हुआ हूँ आज। हाँ, गुड मॉर्निंग सभी को। ऑडिबल। इश्क हो किताबों से, चाय हो संग, मोहब्बत हो मेहनत से, लगे न ढंग, परमार एसएससी की राह में चले, सपनों की मंजिल पर झंडे गड़े। अच्छा। वाह वाह। राधे राधे आयुषी, अभिषेक, श्रेया, योगेश। चलो, एक जोक बोलिए। अच्छा, जोक सुनाने आए तुमको हम? हैं? आप कानपुर में मॉडर्न कॉलोनी से हैप्पी माघी पूर्णिमा। चलो भैया, हैप्पी माघी पूर्णिमा सभी को। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन कर देते हैं। चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, एंड दैट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है। तो क्या, एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो क्या दोस्तों, आपने कभी सोचा है बैंक पैसे कैसे कमाता है? क्या कभी आपने सोचा है, कभी आपने सोचने की कोशिश करी है कि एसबीआई इतना लंच लंच क्यों खेल लेता है और फिर भी आराम से सबकी सैलरी पे करता है, सब कुछ करता है? क्यों क्यों क्यों, कैसे? हाँ। तो और कैसे उदय कोटक अपने बेटी की शादी। खैर छोड़ो। तो यहाँ पर अब मेन पर्पस ये है कि कैसे बैंक जो है इतना मोटा मुनाफा कमाते हैं, वो हम जानने वाले हैं। ठीक है। तो बैंक जो है मोटा मुनाफा कमाते हैं आपकी ज़रूरतों से। ठीक है। अब आपकी अगर ज़रूरत होती है पैसे की, तो आप या तो जाते हो, आपके आसपास पड़ोस में कोई होगा, है ना, सेठ राम, और उससे पैसे मांगते होगे। या तो आपके पास ये वाला ऑप्शन है, और या तो दूसरा ऑप्शन है लाइन में लग के, लाइन में तो नहीं, ठीक है, लेकिन दूसरा ऑप्शन है आप बैंक के पास जाते हो। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन कंसिडर करते हैं। ठीक है। इस वाले ऑप्शन को तो इस समय को लेने देना है नहीं, ठीक है, इससे एसएससी इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है। तो हम यहाँ पर जाएंगे किसके पास? बैंक के पास। ठीक है। राइट। तो ये है हमारी बैंक। अब मान लो ये हो तुम, ठीक है, ये हो तुम, ये हो तुम, ठीक है। तो ये हो तुम और तुम्हारे पास कुछ है एक्स्ट्रा पैसा। ठीक है। कितना पैसा तुम्हारे पास? मान लेते हैं 100 रुपये हैं। ठीक है। मान लेते हैं 100 रुपये हैं आपके पास। अब ये 100 रुपये आप जाते हैं बैंक के पास डिपॉजिट करवाने। बैंक के पास ही क्यों जाते हैं? क्योंकि वो पड़े पड़े एक तो खोने का डर रहता है, और दूसरा बात, वैसे पेरिशेबल कमोडिटी तो है नहीं, है ना। कल भी हमने पढ़ा था, वो जो हमने पढ़ा था कि भाई जो बाटर एक्सचेंज पढ़ा था हमने, है ना, कि बाटर एक्सचेंज में वो पेरिशेबल आइटम्स होते हैं हमारे, तो उसको हम वेल्थ को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। बट ये जो है, ये पेरिशेबल आइटम तो है नहीं, पेरिशेबल कमोडिटी तो है नहीं, रखो तो रह सकता है। लेकिन वी हैव रेड अबाउट दिस, एंड दैट इज इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, कि विद टाइम जो मनी की बोरोइंग पावर है वो घटती रहती है। अगर इन्फ्लेशन होगा, जितना ज़्यादा इन्फ्लेशन होगा उतनी बोरोइंग पावर जो है उस पैसे की वो कम होती जाएगी, राइट। तो फिर आपने सोचा कि यार बैंक में डाल देते हैं, कुछ पैसा ही मिलेगा, है ना, कुछ इंटरेस्ट रेट ही मिलेगा। तो अपने बैंक में पैसा डाल दिया। ठीक है। अब बैंक को रुपए मिल गए 100। ठीक। अब मान लो ये हूँ मैं, ठीक है, तुम नहीं हो ये, और ये हो तुम, ठीक, ये हो तुम, और तुमको जो है पैसे की ज़रूरत पड़ी। क्यों? क्योंकि इस समय चल रहे नवरात्रे। नवरात्रे में जो है तुमको, ठीक है, तुमको क्या करना है, कुछ चीज़ें खरीदनी है। जैसे कि वो छोटा वाला भालू आता है, वो खरीदना है ना।
कुछ और सामान सामग्रियां लेनी है जो यहाँ पर अभी नहीं बता सकता हूँ मैं, लेकिन आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो वो सामग्री लेने के लिए आपको 100 रुपये की ज़रूरत पड़ी। अब बैंक के पास गए तो बैंक ने जो आपको ये पैसे उधार मतलब दे दिए आपको ये, ठीक है। तो इस सब से हम क्या समझे? अभी कुछ नहीं समझे। समझेंगे तब जब हमें पता चलेगा कि बैंक मुझसे कितना इंटरेस्ट रेट, मुझको कितना इंटरेस्ट रेट दे रहा है, कितना दे रहा है इसमें, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और कितना तुमसे चार्ज कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है बैंक मुझे दे रहा हो 5% ऑफ इंटरेस्ट रेट, यानी कि 100 रुपये का 5%, और तुमको जो 100 रुपये दिए हैं उसके मान लो कि वो ले रहा हो आपसे 8%, ठीक है, 8% इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा हो। तो ये जो बीच का जो 3% है ना, जो बीच का ये 3% है, ये है बैंक का मुनाफा, जिसको कि टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं स्प्रेड ऑफ बैंक। जो बीच में मार्जिन बनाएगा बैंक, जिससे कि ये अपनी सैलरी पे करेगा, ठीक है, सबकी स्टाफ की, अपना ये जो ऑफिस वगैरह लैंड ले रखा है उसका रेंट वगैरह पे करेगा, प्लस अपना प्रॉफिट बनाएगा फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए, फर्दर नई नई पॉलिसी निकालने के लिए और नई नई पॉलिसी आपको चिपकाने के लिए, है ना। ये ज्योति बीमा, वो ज्योति बीमा योजना, बैंक में तो आजकल ये ज़्यादा चीज़ें होती हैं। खैर वो सारी चीज़ें हम छोड़ते हैं। तो ये है बैंक का प्रॉफिट। लेकिन 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 मान लो क्या हो, मैं कुछ ऐसी स्थिति में आ जाऊं। कैसी स्थिति में? कि एसएससी ने बोला कि कल से जीके जो है एसएससी में नहीं पूछी जाएगी, तो मैं तो बेरोजगार हो जाऊंगा। ठीक है, तो मुझे जो है अपना घर चलाने के लिए पैसा चाहिए होगा, तो फिर मैं बैंक के पास जाऊंगा कि भाई मेरा पैसा चाहिए मेरे को, ठीक है, और पैसा दो चिल्लाऊंगा। ठीक है, और मुझे अगर पैसा चाहिए होगा तो बैंक ने तो तुम्हें दे दिया है और तुमने तो सामान खरीद लिया नवरात्रों के लिए, तो तुम्हारे पास तो पैसा है नहीं, तो बैंक तुमसे मांग भी नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि तुमने तो यार वो यही बोला कि ना कि हम इतने टाइम बाद लौटाएंगे, तो बैंक तुमसे क्या कह के मांगेगा? मांग नहीं सकता। लेकिन मुझे तो पैसा वापस चाहिए। तो फिर अगर मान लो कि मेरा पैसा वापस ना मिला तो यही होगा कि भाई बैंक तो दिवालिया हो गया, बैंक के पास तो बिल्कुल पैसा ही नहीं बचा है, तो बैंक पैसा कहाँ से देगा? ठीक है, 100 रुपीज़ की किसको ज़रूरत है, लीजिए सर इंटरेस्ट के साथ लौटाएं। अरे सौरभ जी, कृपया अभी इन 100 रुपये को बैंक में आप डिपॉजिट कर देते तो ज़्यादा सही रहता है ना। लक्ष्मी चिट फंड, हाँ 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 सर। बुक कब आएगी? रुक जाओ अभी, ठीक है, रुक जाओ अभी। बुक का भी मैंने आपको पहले ही बताया था, फिर बुक को लेकर अभी ज़्यादा विचलित ना हो, ठीक है। कुछ चीज़ें अभी आने वाली हैं, कुछ बड़ा आने वाला है अभी, तो बुक को अभी होल्ड करके रखें। जिसकी भी बुक की मंशा हो रही है, चीज़ों पे काम चल रहा है, जल्दी आपको अनाउंसमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। खैर, तो ये बैंक है। आप मान लो बैंक के पास गया, बैंक के पास पैसा ना हो तो बैंक तो दिवालिया घोषित हो जाएगा, भाई बैंक के पास तो पैसा ही नहीं है। तो ऐसे क्या होगा, मेरे जैसे और बहुत सारे लोग जिन्होंने बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रखा होगा, वो भी ऐसे ही पहुंच जाएंगे अपना पैसा लेने के लिए, जब उनको पता चलेगा कि बैंक के पास तो पैसा नहीं, तो जितना जल्दी हम पैसा लेके निकल सकें वो ज़्यादा सही रहेगा। तो ऐसी सिचुएशन के लिए जो हमारा देश का सेंट्रल बैंक है, दैट इज़ RBI, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कल। क्या पढ़ा था हमने? कि वो बैंक्स को रेगुलेट करने का काम करता है। तो वो बैंक्स को बोलता है कि आप अपने NDTL का सर्टेन परसेंटेज ऑफ, जो NDTL का है, दैट इज़ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, वो आपको रखना है एज इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व। इसको हिंदी में बोलते हैं, हिंदी की PDF जो लोग पेड उसमें हैं, तो टेलीग्राम में आपका जो प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है उसमें पड़ी होगी, आई थिंक सभी को पता होगा ये चीज़, ठीक है। इसको बोलते हैं शुद्ध मांग और समय देयता, ठीक है। अब ये बात आती है, ये होता क्या चीज़ है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी? तो इसके लिए पहले हमें तो लायबिलिटी समझना पड़ेगा, और लायबिलिटी समझने के लिए हमें बैलेंस शीट समझनी पड़ेगी बैंक की। तो बैंक की जो बैलेंस शीट होती है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एसेट और एक होता है लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब देता और एसेट का मतलब पूंजी। तो आप सिंपल टर्म्स में आप समझिए इस चीज़ को कि ये जो पैसे हैं, कौन से पैसे? ये जो पैसे मेरे वाले हैं जो मैंने बैंक में डिपॉजिट किए हैं, ये बैंक के लिए होगा लायबिलिटी, देयता। क्यों? क्योंकि बैंक को मुझे इसे पे करना पड़ेगा, पे बैक करना पड़ेगा जब मैं लेने जाऊंगा। अब ये मैंने 100 रुपये दिए बैंक को, किस लिए दिए हैं? कि मैं कभी भी ले सकता हूँ। तो बैंक की लायबिलिटी है मुझे ये पैसा पूरा मूलधन देना प्लस ब्याज भी देते रहना, सिंपल। और ये जो 100 रुपये चढ़ाए हैं लोन में दिए हैं इस बंदे को,
ठीक है, जिसने ये मतलब आपको ठीक है, तो ये इसके लिए एसेट के तौर पे काम करेंगे। ये 100 रुपये जो तुमको दिए गए हैं वो एसेट के तौर पे काम करेंगे, पूंजी के तौर पे। क्यों? क्योंकि अब इस पे बैंक को मुनाफा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? समझ में आ गई बात कि ये जो बैंक में पैसा होता है डिपॉजिट, यानी जो बैंक के डिपॉजिट्स होते हैं वो होते हैं उसकी लाइबिलिटी, और जो बैंक लोन पे पैसा चढ़ाता है किसी को देता है उसको एसेट बोलते हैं। ये डिपॉजिट दो तरह के हो सकते हैं, एक तो डिमांड डिपॉजिट और दूसरा टाइम या फिर टर्म डिपॉजिट। अंतर क्या होता है? मैं बैंक के पास गया और मैंने डिपॉजिट कर दिया, ठीक है, सेविंग अकाउंट में डाल दिया, या फिर मतलब मान लो मेरा करंट अकाउंट है। करंट अकाउंट जानते हैं सभी लोग कि नहीं जानते हैं? तो करंट अकाउंट होता है जैसे जो बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन करनी होती है, जिन लोगों का बिजनेस वगैरह कुछ चलता है तो उनको बहुत ट्रांजैक्शन, डे टू डे ट्रांजैक्शन करनी होती हैं। तो भाई आरबीआई या फिर एक तरह से आरबीआई या फिर गवर्नमेंट आपसे बोलती है कि बहुत ज़्यादा अगर तुम्हें ट्रांजैक्शन करनी है तो करंट अकाउंट खुलवाओ, चालू खाता खुलवाओ, सेविंग खाते से काम नहीं चलेगा, करंट अकाउंट खुलवाओ। ठीक है, तो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रेट मिल भी जाता है और करंट अकाउंट पे कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, तो खैर वो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें लेना देना ये है कि ये जो पैसा है ना सेविंग और करंट अकाउंट में जो हम डालते हैं, इसको कभी भी जाके या तो एटीएम के थ्रू या बैंक में चेक है ना भर के या फिर कैसे भी करके हम पर्ची वो भर के अपना पैसा निकाल सकते हैं। बैंक को हमारी डिमांड को फुलफ़िल करना होगा। डिमांड जैसे ही हम देंगे पैसे की, वो डिमांड फुलफ़िल करना होगा, पैसा देना होगा। लेकिन दूसरे तरह के जो डिपॉजिट होते हैं कुछ, उनको हम टाइम या टर्म डिपॉजिट बोलते हैं, जैसे कि एफडी हम करवाते हैं, आरडी करवाते हैं। तो ये एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए होता है, मैच्योरिटी होने पे ही आपको पैसा वापस मिलेगा। मैंने 2 साल की एफडी करवाई, मान लो कि 10 लाख रुपए डाल के मैंने लॉक इन पीरियड में डाल दिया 2 साल का, तो 2 साल बाद वो मैच्योर होगी और मुझे पैसा मिलेगा। ठीक है, और एफडी वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है, ऑब्वियस बात नहीं। तो फिर आप एफडी में पैसा लगाएंगे क्यों, लॉक करेंगे ही क्यों? ठीक है, हर कोई चाहता है कि भाई पैसा उतना ज़्यादा लॉक ना हो, पैसा लिक्विड के फॉर्म में रहे। अब लिक्विडिटी कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो पैसा हो सकता है कि अगर जिन लोगों के पास बुक हो तो वहीं भी इसी लेक्चर में लिखा हो, लेकिन वो हम कल पढ़ेंगे। तो लिक्विड का मतलब है कि हर कोई चाहता है कि भाई तुरंत अगर मान लो कि कभी आवश्यक ज़रूरत पड़ गई, मान लो हेल्थ इमरजेंसी हो गई, कुछ भी हो गया, तो पैसा अवेलेबल होना चाहिए। तो हर कोई यही चाहता है। लेकिन एफडी में क्या होता है, मैच्योरिटी पे आपको पैसा मिलता है, रेट इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलता है, तो ये लोग प्रेफर करते हैं एफडी को। ठीक है, तो ये क्योंकि आपका मैच्योरिटी पे ही मिलता है, इसलिए इसको एक टाइम पे ही हम इसको ले सकते हैं, तो इसको टाइम में टर्म डिपॉजिट बोलते हैं। वैसे ले सकते हैं पहले भी, लेकिन फिर आपको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी, पेनल्टी चार्ज होती है इस पर। रिकरिंग डिपॉजिट भी ऐसा होता है, काइंड ऑफ एसआईपी की तरह होता है, बार बार आपको मतलब रिकरिंग टाइम पे। ऐसा एफडी में क्या होता है, मैंने एक बार पैसा डाल दिया 10 लाख खत्म, इसमें पैसा ऐसे डालते रहना पड़ता है, रिकरिंग है ना, बार बार रिकरिंग बेसिस पे। क्लियर है? करंट अकाउंट के यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इतनी चीज़ क्लियर हो गई कि बैलेंस शीट क्या होता है, लाइबिलिटी होता है और एसेट होता है। लाइबिलिटी में डिपॉजिट्स होते हैं, तो यही है। लाइबिलिटी में डिमांड लाइबिलिटी हमने देखा और टाइम लाइबिलिटी देखा। तो जितना भी पैसा आया उसका सर्टेन परसेंटेज बैंक आरबीआई बोलती है कि हमारे पास एज अ मतलब हमारे पास या फिर काइंड ऑफ अपने पास एज अ रिजर्व रखो इसको, और इसी पैसे को बोला जाता है, या तो अगर आपको बोला जा रहा है, बैंक को बोला जा रहा है कैश के फॉर्म में। देखो आरबीआई बोल रहा है बैंक्स को कि जितना भी आपके पास पैसा आया मतलब आपकी लाइबिलिटी, डिमांड लाइबिलिटी या टाइम लाइबिलिटी, जितना भी आया उसका सर्टेन पार्ट आपको रिजर्व के तौर पे रखना है। ठीक है, और ये बैलेंस की मतलब बैंक की बैलेंस शीट कुछ इस तरह की दिखती है। ठीक है, वॉल्ट कैश मतलब जो फालतू का कैश पड़ा हुआ है उसको भूल जाओ, यहाँ पे फोकस करो। तो रिजर्व के तौर पे आपको रखना है, सो दैट कि कभी मान लो इस तरह के लोग आ जाएं, एकदम से कुछ हो जाए, तो आपके पास पैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे पास तो पैसा नहीं है, तो लोगों का बैंकिंग सिस्टम से फेथ उठ जाएगा कि भाई तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो फिर हम किससे मांगेंगे। तुम पता चला बैंक में आज गए, पैसा नहीं है, जाइए, कल गए, पैसा नहीं है, डिमांड मान लो ज़रूरत है 5 लाख की, दे रहे हैं 2 लाख है, फिर अगले दिन आज पैसा नहीं है, तो आदमी बोलेगा पगलेट वगैरह हो क्या, तुमसे किस लिए पैसा लिए थे? अगर हम अपने अगल बगल वाले धन्ना सेठ से पैसा नहीं ले लेते, खुद ही सोचो। ठीक है, तो बैंकिंग सिस्टम से फेथ इरोड होता है, तो इसलिए फिर रिजर्व मेंटेन करने को आरबीआई बोलता है। आरबीआई बोलता है कि कुछ तो एकदम ही लिक्विड के फॉर्म में रखो, मतलब एकदम ही कैश के फॉर्म में रखो, जो तुरंत ही कन्वर्टेबल, तुरंत आप दे सको। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो, नकद आरक्षित अनुपात।
ठीक। और कुछ पार्ट आपको रखना है, इसको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। यानी कि कुछ पार्ट आपको रखना है, या तो कैश के फॉर्म में रख सकते हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी या गोल्ड। कैश के फॉर्म में कौन ही रखेगा? जैसे आप नहीं चाहते हैं कि आपके घर में कैश पड़ा हो, क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू डिक्रीज ही होती रहेगी ओवर टाइम। आप चाहते हो कि भाई ये बैंक वगैरह में मैं डिपॉजिट कर दूँ, स्टॉक म्यूचुअल कहीं भी लगा दूँ, लेकिन ऐसे वॉल्ट ना पड़ा रहे, खाली ना पड़ा रहे। ठीक है, तो बैंक भी वही चाहती हैं, खाली ना पड़ा रहे, सब लोन में उठा दें। अब सब लोन में उठा नहीं सकती हैं पूरा का पूरा, मैंने अभी बताया आपको 100 रुपये, क्योंकि आरबीआई ने बोल के रखा है भैया सब नहीं उठा सकते हो, सर्टेन पार्ट आपको रिजर्व के तौर पे मेंटेन करना होगा। क्योंकि बैंक को मुनाफा तो पैसा चढ़ाने पे है ना। अगर उसके पास 100 करोड़ रुपए आया तो बैंक चाहता है उस 100 करोड़ का 100 करोड़ वो कहीं इन्वेस्टेड रखे, 1 रुपए भी खाली नहीं रखे। हम लोग तो रख भी लेते हैं, लेकिन बैंक बिल्कुल ही गलती नहीं करता, क्योंकि बैंक को तो प्रॉफिट कमाना है। लेकिन आरबीआई बोलता है कि नहीं, आपको रिजर्व रखना पड़ेगा रिजर्व के तौर पे। तो कुछ पार्ट आपको कैश के फॉर्म में, और कुछ आप कैश या गोल्ड या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में रख सकते हो। तो कैश के फॉर्म में तो क्यों ही रखेगा बैंक, क्योंकि उसमें उसको कोई ब्याज नहीं मिलना है, कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलना है। गोल्ड की प्राइस बढ़ती है तो वो गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन होता क्या है कि अगर मान लो कभी इस तरह की नीड पड़ गई, तुरंत एकदम से लोग आ गए कि हमें हमारा पैसा चाहिए, तो गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या है कि ये कन्वर्ट हो जाते हैं आसानी से पैसे में। यानी कि ये बोल सकते हैं लिक्विड में, लिक्विड इन दी सेंस ये वो पानी मत समझना तुम, लिक्विडिटी का मतलब होता है इकोनॉमी में पैसा। ठीक है, तो गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी तुरंत कन्वर्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर एसएलआर अभी कितना रेट चल रहा है? ठीक है, तो ये रेट अभी करंट में 4% चल रहा है, और ये 18% चल रहा है करंट में। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठती है, जिसको हम मौद्रिक, यहाँ पे होगा आई थिंक, ठीक है, एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठती है, मौद्रिक ये समिति बैठती है। ठीक है, उर्जित पटेल जी की एक कमेटी बनी थी, उसके रिकमेंडेशन पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई, जब ये पूरा और आरबीआई के गवर्नर थे। तो ये 6 मेंबर्ड कमेटी होती है, 6 सदस्य होते हैं, 3 आरबीआई से होते हैं, 3 गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, और आरबीआई को जो गवर्नर होता है वो उसका चेयरमैन होता है। तो वो निर्धारित करते हैं कि भाई कितना सीआरआर होगा, कितना एसएलआर होगा। तो 4% और 18% अभी कुछ ही दिन पहले मीट हुई थी, तो उसी में डिसाइड हुआ था। ठीक है, क्लियर यहां तक सभी को? किसी कोई डाउट तो नहीं है सीआरआर और एसएलआर में? किसी को हो तो बता देगा एक बार। सर आई लव यू सर, बस आप एनसीईआरटी पढ़ा दीजिए ताकि मैं पढ़ लिख कर इलेक्शन लड़ सकूं। अच्छा, इलेक्शन लड़ के क्या करोगे सौरभ? हैं? आकर्षिता सर, हम तो वैलेंटाइन डे पे भी पढ़ेंगे #कंसिस्टेंट। ओके ओके, कब है? आज 12 है, अच्छा परसों होगा भाई। मुझे भी यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, पहले बताएगा। एसएलआर फिर से सर? ओके सर, 4% 18% समझ नहीं है। कैश रिजर्व रेशो क्या है? 100 रुपये अगर बैंक के पास आते हैं तो 4% अगर सीआरआर है तो 4 रुपये कैश के फॉर्म में मेंटेन करने हैं, 4 रुपये चिल्लर के फॉर्म में मेंटेन करना है। 18 रुपये का गोल्ड, या तो गोल्ड खरीद के रख लो या गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद के रख लो, कुछ भी 18 इस फॉर्म में रखने हैं। 18 4 22, कितना बच गया? 78 रुपया बच गया। ये 78 रुपये को आरबीआई बोलता है अब इसको तुम लोन पे चढ़ा सकते हो। ये तुम गवर्नमेंट सिक्योरिटी या लोन, ये तुम रखोगे कैश के फॉर्म में। ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का मतलब है वो जितना पैसा बैंक को मिला, डिमांड और टाइम लायबिलिटी, वो सब नहीं लोन पे चढ़ा देना है, कुछ कैश के फॉर्म में रखना है, वो कैश रिजर्व रेशियो, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी या गोल्ड के फॉर्म में रखना है, उसको स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। ठीक, अब आरबीआई करता क्या है? आरबीआई
पहले तो हम ये समझ लेते हैं मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, धन गुणक जिसको बोलते हैं। अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ न्यू मनी क्रिएटेड बाय बैंक्स फॉर एवरी डॉलर ऑफ रिजर्व्स। जैसे कि बैंक को 100 रुपये मिले, ठीक है, बैंक में मैंने 100 रुपये दिए थे, फिर आपने 100 रुपये लिए, मान लेते हैं वो 100 रुपये आपने कुछ काम से लिए। कुछ काम हो सकता है कि आपको अपने धंधे में 100 रुपये का, बस एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, ठीक है, तो कुछ भी अमाउंट हो सकता है, तो मान लो अपने धंधे में लगाने के लिए लिए, तो 100 रुपये का आपने क्या किया, आपने 100 रुपये का वो क्या किया, 200 बना दिया। 100 रुपये का 200 बना दिया, उसमें 150 या फिर 180 मान लेते हैं बैंक को दे दिया, और 20 आपका मुनाफा हो गया। समझे आप इस चीज़ को कि मनी मल्टीप्लाई हो गई, कितने से मल्टीप्लाई हो गई, बाई 2 टाइम्स हुआ। इसी को बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर का कैश रिजर्व रेशियो से एक संबंध होता है, एक रिलेशन होता है, वो इनवर्स रिलेशन होता है कि मनी मल्टीप्लायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी CRR और कैश रिजर्व रेशियो। मतलब CRR अगर आप बढ़ाएगी RBI तो मनी मल्टीप्लायर घट जाएगा। जैसे मान लेते हैं आज को CRR है 4%, CRR है 4%, ठीक है, तो 4%, 4/100 तो 100 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो मनी मल्टीप्लायर कितना है, मनी मल्टीप्लायर अगर हम देखें तो 25 टाइम्स है, राइट। अगर यही मैं CRR बढ़ा दूं, कितना कर दूं, CRR मैं कर दूं मान लो 25%। 25% का मतलब मनी मल्टीप्लायर कितना है, 4, यानी मनी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है, मनी 25 टाइम मल्टीप्लायर हो रही है। यानी जैसे ही मैंने CRR को बढ़ाया मनी मल्टीप्लायर घट गया। सिंपल सा लॉजिक है। सिंपल सा क्या लॉजिक है कि बैंक है, बैंक से RBI बोल रही है CRR बढ़ा के, CRR बढ़ाने का मतलब हुआ RBI बैंक को ये बोल रही है आपके पास जितना पैसा आ रहा है वो आपको एज अ फॉर्म ऑफ कैश रखना है। पहले अगर 5 रुपये रख रहे थे तो मैंने अब 10 रुपये रखने हैं। यानी अगर पहले 95 रुपये चढ़ा रहे थे लोन पे तो अब 90 रुपये चढ़ा पाओगे, और 90 रुपये लोग के पास जाएंगे, किसी बंदे के पास जाएंगे तो उसके पास कम पैसा होगा मल्टीप्लाई करने के लिए। समझ में आई थी चीज़? क्योंकि वो वाला पैसा तो कैश में पड़ा हुआ है, वो तो मल्टीप्लाई ही नहीं हो रहा है। मेरे घर में कैश पड़ा हुआ है मान लो 50,000 रुपये, वो तो ऐसे पड़ा हुआ है, रखा हुआ है। अब यही पैसा अगर मैं किसी को दे दूँ तो वो अपने इस्तेमाल में लाएगा। 50,000 का हो सकता है कि वो 50,000 का 2 लाख बना दे, मुझे 1 लाख मिल गया, मतलब 50,000 का क्या हुआ, वो 2 लाख बना दिया, यानी कि 4 गुना कर दिया। लेकिन वही अगर मैं 50,000 का सोचो 25,000 ही दूँ तो 25,000 का वो बना दिया इस टाइम पे मान लेते हैं 1 लाख, तो अभी भी 4 टाइम्स है, लेकिन उतना मल्टीप्लाई नहीं हुआ मनी। समझ रहे हैं आप? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जैसे CR बढ़ेगा वैसे मनी मल्टीप्लायर कम होगा। अब इसी का यूज़ किया जाता है बाय RBI टू काउंटर द इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, जिसको हम पहले ही समझ चुके हैं कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन क्या चीज़ होती है। रिपीट करते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब होता है चीज़ों के दाम बढ़ना, चीज़ों के दाम बढ़ना, राइज इन द लेवल ऑफ प्राइसेस, राइज इन द लेवल ऑफ प्राइसेस, चीज़ों के दाम बढ़ना। अब चीज़ों के दाम 2 चीज़ों के कारण 2 तरह से बढ़ सकते हैं। एक को बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, और एक को बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। समझ आई बात? डिमांड पुल का मतलब ये है कि डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि लोगों के हाथों में पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। कॉस्ट पुश का मतलब ये है कि चीज़ों के दाम बढ़े। क्यों? सप्लाई साइड इन्फ्लेशन इसको बोलते हैं। सप्लाई महंगी हो गई, रॉ मटेरियल महंगा हो रहा है, जिस चीज़ से वो फाइनल चीज़ बनाई जाती है वो चीज़ महंगी हो गई, जो उसके इनपुट्स हैं, इसलिए उसका प्राइस बढ़ गया है। तो इन्फ्लेशन ये है, इन्फ्लेशन का मतलब चीज़ों के दाम बढ़ गए। एक तरह से अगर हम देखें तो लोगों के हाथों में अगर पैसा ज़्यादा बढ़ गया तो इन्फ्लेशन आ गया। तो RBI क्या करेगी? RBI को अगर इन्फ्लेशन को लगाम लगानी होगी, ये घोड़ा है, अब घोड़े पे लगाम लगानी है। तो अगर 2 तरह से, अगर घोड़ा भाग नहीं रहा है तो घोड़े को भगाने के लिए एक लगाम है, ठीक है, कि मान लो उसको कुछ है ना, उसको पुश किया जा रहा है कि भाग भाग, और एक अगर ज़्यादा भाग रहा है तो उसको कंट्रोल में लाने के लिए क्या कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा उस पर लगाम लगा रहे हैं कि उसको खींच रहे हैं। अब हम उसको ढकेल रहे हैं कि खींच रहे हैं, वो डिपेंड करेगा कि RBI क्या करना चाहता है। इन्फ्लेशन को कम करना चाहता है
या इन्फ्लेशन को बढ़ाना चाहता है। जैसे अभी मॉनेटरी, ये कौन डिसाइड करता है? ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड करती है, ठीक है। ये आपकी मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है वो अभी रिसेंट में जैसे बैठी थी, ठीक है, तो उसने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि इन्फ्लेशन मतलब या फिर डिमांड जो इकोनॉमी में है वो कम हो रही है, डिमांड उतनी है नहीं प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, कार वगैरह उतनी बिक नहीं रही हैं, तो यानी लोगों के हाथों में पैसा डालना पड़ेगा। अब अगर लोगों के हाथों में पैसा डालना पड़ेगा तो वो आरबीआई क्या करेगी? जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठी थी वो इन टूल्स का इस्तेमाल करेगी। किन टूल्स का? जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। एक तो CRR और SLR पढ़ा, जैसे कि अगर हम CRR और SLR से ही थोड़ा सा अगर जानने की कोशिश करें तो चलो अभी जानने की कोशिश नहीं करते हैं, सब एक साथ ही मैं समराइज़ करूँगा, ठीक है। चलो तो अभी कौन से टूल्स हैं वो सब देखते हैं कि किन टूल्स का यूज़ करके जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है या फिर इन शॉर्ट आरबीआई है वो इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को काउंटर करती है, मार्केट में जो डिमांड है उसको जनरेट करती है, या फिर अगर बहुत ज़्यादा भयंकर इन्फ्लेशन हो रहा है तो उसको लगाम लगाती है, ठीक। तो उसके लिए दो टूल्स हैं इसके पास, आरबीआई के पास। एक तो क्वांटिटेटिव टूल्स है जो अमाउंट ऑफ मनी को रेगुलेट करता है, और क्वालिटेटिव टूल्स है। क्वालिटेटिव टूल्स हम आखिरी में पढ़ेंगे और वो सिर्फ 2 मिनट का है, उससे उतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते जितने कि क्वांटिटेटिव टूल से बनते हैं। क्वांटिटेटिव टूल्स में हमें पढ़ना है बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस और MSF दैट इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बैंक रेट के बारे में। बैंक रेट क्या होता है? आरबीआई प्रोवाइड्स लोन टू कमर्शियल बैंक्स विदाउट कीपिंग एनी सिक्योरिटीज। अब हम लोग जाते हैं बैंक के पास लोन लेने के लिए, बैंक को अगर जरूरत है तो कहां पे जाएंगे? याद करो, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। अगर बैंक को कहीं से पैसा नहीं मिलेगा तो कहां से किसके पास जाएंगे? आरबीआई के पास। आरबीआई को तो बोलते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। तो बैंक रेट वो रेट है जिसमें आरबीआई इन बैंक्स को लोन प्रोवाइड करता है। कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ता है, कुछ कोलेट्रल। गिरवी का मतलब होता है इकोनॉमी में कोलेट्रल, तो कुछ भी कोलेट्रल नहीं रखना है। आरबीआई जो है बैंक्स को लोन चढ़ाता है, ठीक है, उसको हम बैंक रेट बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस पे। अपना फोकस यहां पे रखिएगा, ज़्यादा कमेंट सेक्शन पे अपना फोकस मत रखिएगा, ठीक है, यहां पे फोकस रखिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़्यादा नहीं फिर यही बोलोगे सर रिपीट। बैंक रेट समझ में? आरबीआई लोन दे रहा है बैंकों को लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं? ओपन खुले में हो रहा है क्या मार्केट के ऑपरेशन? 2 तरह के होते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। कितने तरह के? 2 तरह के। रिपीट करो कमेंट में, ओपन मार्केट ऑपरेशन कितने तरह के? 2 तरह के। आउटराइट परचेज, सीधा खरीदारी और बेचदारी, और दूसरा होता है रीपर्चेज एग्रीमेंट। समझो, बैंक आरबीआई के पास लोन लेने गया, ठीक है, बैंक आरबीआई के पास लोन लेने गया। आरबीआई ने बोला, क्या बोला आरबीआई ने सीधा जो है हम बोल सकते हैं आरबीआई ने सीधा जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, क्योंकि आरबीआई लोगों के साथ तो डायरेक्टली डील करती नहीं है, ये आपको पता है ना कि आरबीआई, हम लोग क्या आरबीआई में अपना खाता खुला सकते हैं क्या? हम लोग क्या आरबीआई से लोन ले सकते हैं क्या? आरबीआई से सिर्फ आरबीआई बैंक के साथ सिर्फ डील करता है, लोगों के साथ डील नहीं करता वो, ठीक है। जैसे कि हमने नाबार्ड के बारे में पढ़ा था कि नाबार्ड आरआरबी के थ्रू जो पैसा वगैरह है वो ग्रामीण क्षेत्रों में देने का काम करता है, डायरेक्टली नहीं डील करता वो, ठीक है। तो ये मान लो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, काइंड ऑफ बॉन्ड होते हैं ये, ठीक है। तो आरबीआई ने बोला ये लो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, या फिर बैंक ने बोला, बैंक को जरूरत थी पैसे की, ये लो गवर्नमेंट सिक्योरिटी और हमें पैसा दे दो। ये लो गवर्नमेंट सिक्योरिटी और हमें पैसा दे दो। पैसा ले लिया, काम खत्म, डील डन, खत्म, टाटा बाय बाय, गुड बाय, ठीक। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी यही जो है बाई कर, आरबीआई सेल कर दे, आरबीआई ने दे दी और बैंक से पैसा उठा लिया,
अब बैंक से पैसा क्यों उठाया आरबीआई ने? आरबीआई को क्या ज़रूरत पड़ गई बैंकों से? अब सोचो कि अगर बैंक हमसे पैसा मांगने लगे तो हम लोग को कैसा लगेगा। तो वैसे ही सोचो आरबीआई अगर बैंकों से ही पैसा मांगने लगे, लेकिन वो कुछ कारण होते हैं, वो एक्चुअल में पैसे को क्या कारण होते हैं अभी हम समझेंगे। लेकिन आप ये समझ लीजिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंक अगर दे रहा है आरबीआई को, तो आरबीआई उसके बदले में पैसा दे रहा है बैंक को। समझ आएगा आगे बात। और गवर्नमेंट सिक्योरिटी अगर आरबीआई दे रहा है बैंक्स को, तो बैंक आरबीआई को पैसा दे देंगे। ठीक है, ये होता है आउटराइट परचेज, सीधा खरीदारी बेचदारी। इसके बाद और कुछ नहीं होता, डील यहीं खत्म हो जाती है। दूसरा सिनेरियो आता है जिसको हम बोलते हैं रीपर्चेज एग्रीमेंट। यहां पर एक एग्रीमेंट होता है रीपर्चेज का, कि दोबारा हम परचेज करेंगे इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी को। ये अगेन वही सेम एग्जांपल है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, आरबीआई के पास जाता है बैंक, ये रख लो प्लीज़, हमें पैसा दे दो प्लीज़। तो पैसा मिल गया बैंक्स को, लेकिन आरबीआई ने बोला बेटा देखो, एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे कि ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो हमें दिए हो ना, ये ले जाना वापस और हमारा पैसा वापस दे जाना, रीपर्चेज कर ले जाना इनको, अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी रीपर्चेज कर ले जाना। गवर्नमेंट सिक्योरिटी मान लेते हैं वर्थ 100 रुपये की है, 100 रुपये की, तो आरबीआई पता है क्या करेगा? आरबीआई इसको डिस्काउंटेड रेट में ऑफर करेगा, यानी कि 100 रुपये की है तो मैं तुम्हें 90 रुपये दूंगा। और जब तुम मुझे आओगे ना, जब मुझे वापस देने आओगे, ठीक है, तो ये मतलब लेने आओगे, तो वो जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो अभी मुझे दे के गए हो, ये अपनी जो है लेते जाना, और जो पूरा पैसा है, ठीक है, 100 रुपये, ये दे के जाओगे। तो ये जो बैंक ने, क्योंकि आरबीआई ने तो सिर्फ 90 रुपये दिया था और बैंक तो इनको 100 रुपये लौटाना है, तो ये जो बीच का मुनाफा है ना, ये जो मुनाफा है 10 रुपये का, ये मुनाफा है आरबीआई का, इसको बोलते हैं रेपो, रीपर्चेज ऑब्लिगेशन। आरबीआई डिस्काउंटेड प्राइस में गवर्नमेंट सिक्योरिटी को ऑफर करता है, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले ली, डिस्काउंटेड प्राइस दे दिया, और उसके बाद पूरा पैसा ले लेता है। तो जो पूरा पैसा लिया बीच का, वही उसका मार्जिन बन गया, उसी को रेपो बोलते हैं, रीपर्चेज ऑब्लिगेशन। दूसरा क्या तरीका है? दूसरा हमने देखा था कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है, दूसरा केस ये लिया था हमने कि ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, इस बार बैंक नहीं आरबीआई दे रहा है इनको कि ये लो, हमसे ले लो क्या, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और पैसा हमें दे दो। बैंक से बोलता है क्या, हमें पैसा दे दो, और हमें पैसा दे दो, और जब वापस आना, ठीक है, जब हम आएंगे वापस, तो हम जो है जैसे कि आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी दी है, तो हम वापस आके अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले जाएंगे और पैसा तुम्हें वापस दे जाएंगे। तो यहाँ क्या है, रीपर्चेज, इसको बोलते हैं रिवर्स रेपो। ठीक है, रिवर्स रेपो। अब बात ये आती है कि आरबीआई को क्या ज़रूरत पड़ गई बैंक से पैसा लेने की? वही जैसे ना था कि अगर बैंक, ध्यान से बस सुनते जाना, ठीक है, अगर बैंक हमारे पास आए, एसबीआई, पीएनबी, ये सब आए, एचडीएफसी हमारे पास, हमसे इकट्ठा करने लगे पैसे कि भाई पैसा दे दो हमें। जैसे वो मान लो कि ये बैंक मैनेजर आया मुझसे बोले परमार जी थोड़े पैसे की ज़रूरत है, पैसा दे दीजिए, बैंक को कमी हो गई है। तो क्या मैं उस बैंक पे कभी ट्रस्ट करूँगा? नहीं। तो आरबीआई फिर ये पैसा क्यों ले रही है? तो आरबीआई एक्चुअली पैसा ले रही है इन सब चीज़ों के लिए, इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। ये बैंक है, ठीक, इसके पास 100 रुपये पड़े हुए हैं, ठीक है, और मान लेते हैं कि लोन, अब बैंक ऐसा तो है नहीं कि कितने भी पे लोन दे देगा कि भाई बैंक को मुनाफा कमाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट में लोन चढ़ाने लगेगा। अगर मुझे पता चला है कि बैंक ठीक है 8% पे लोन दे रहा है, तो मैं ठीक है ले आऊँगा, ठीक है 8-9% ज़्यादा नहीं है। बैंक बोले नहीं हम 20% लेंगे, तो मैं थोड़ी जाऊँ, मैं सोचूंगा यार इधर आसपास से किसी से जुगाड़ कर लेता हूँ, या फिर अगर ज़रूरत है तो चलो कोई नहीं, अभी उस ज़रूरत को मार देता हूँ मैं। तो लोग बैंक के पास पहुंचेंगे नहीं लोन लेने के लिए। तो एक सर्टेन होता है भाई थ्रेशोल्ड कि भाई बैंक इससे ज़्यादा लोन पे अगर पैसा चढ़ाएंगे तो या तो उस बैंक के पास कोई नहीं जाएगा, दूसरे बैंक के पास जाएगा, या फिर वो आसपास में किसी को देखेगा। तो बैंक का भी तो एक लिमिट है ना कि वो पैसा ऐसा तो नहीं कि मन मर्जी रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट पे चढ़ा सकते हैं। ठीक है, सर्टेन मान लेते हैं कि ये 9% रेट पे देते हैं। आरबीआई इनसे बोले कि बेटा इधर आओ, ऐसा करो, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखो और ये पैसा हमें दे दो, और हम तुमको जो इंटरेस्ट रेट ऑफर करेंगे वो 12% होगा। बैंक हंसता खेलता जाएगा, बैंक को तो पैसे से मतलब,
आरबीआई को दे देगा पैसा। आरबीआई ने काम किया क्यों? सो दैट कि बैंक के पास पैसा नहीं रहेगा, बैंक के पास पैसा नहीं रहेगा तो बैंक लोगों को नहीं देगा। और क्योंकि आरबीआई को अगर पैसा डालना है, निकालना है इकोनॉमी से, मार्केट से, लोगों के हाथों से, क्योंकि वो लोगों से डायरेक्टली डील नहीं करता है, बैंक के थ्रू वो पैसे को निकालेगा या डालेगा इकोनॉमी में। तो जब बैंक के पास पैसा नहीं रहेगा तो बैंक लोन पे चढ़ा नहीं पाएगी और आरबीआई का मोटिव फुलफिल हो जाएगा। किस चीज़ का? इन्फ्लेशन को काउंटर करने का। इन्फ्लेशन क्या है? लोगों के हाथों में ज़्यादा पैसा आ गया, डिमांड ज़्यादा आ रही है। डिमांड ज़्यादा आ रही है तो बैंक से बोला आरबीआई ने कि हमें पैसा लाओ, गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले जाओ और हम तुम्हें ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर करेंगे। अगर डील वहीं खत्म हो जाती है तो इट इज़ एन आउटराइट परचेज। इट इज़ एन आउटराइट परचेज और इसको स्टेरिलाइजेशन भी बोला जाता है आउटराइट परचेज को। और अगर यहाँ पे ये बोला आरबीआई ने नहीं, हम वापस आके अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी उठा ले जाएंगे, पैसा तुम्हें दे जाएंगे, दैट इज रिवर्स रेपो, रेपो का उल्टा। समझ आई बात? अब रेपो क्या होता है? रेपो में अब बैंक रेट और रेपो रेट में क्या अंतर होता है? तो बैंक रेट होता है लॉन्ग टर्म के लिए, रेपो रेट होता है शॉर्ट टर्म के लिए। जब तत्कालिक जरूरत पड़ जाए बैंक को तो वो क्या करेगा? वो जाएगा बैंक के पास, आरबीआई के पास, बोलेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले लो यार, हमें पैसा दे दो, कल आएंगे तुम्हारे पास, हम कल आएंगे और कल अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, अपना मतलब तुम्हारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है दे जाएंगे और पैसा ले जाएंगे अपना। ठीक है, ये चीज़ होता है। मतलब नहीं सॉरी, काइंड ऑफ पैसा आपको दे जाएंगे और अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी उठा ले जाएंगे। तो जितना पैसा देंगे, हमने आपसे लिए थे डिस्काउंटेड प्राइस, मान लो 100 रुपये गवर्नमेंट सिक्योरिटी थी, आपने मुझे 90 दिए थे, हम आपको 100 रुपये लौटा के देंगे। तो वो जो रेट होगा वो रेपो रेट कहलाएगा और इसका उल्टा वाला रिवर्स रेपो हो जाएगा। तो बैंक रेट होता है लंबे समय के लिए और रेपो रेट होता है शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, क्लियर है? और बैंक रेट और रेपो रेट में अंतर क्या है कि बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए होता है, रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए। इसमें कोई कोलेट्रल नहीं रखना होता है। क्या यहाँ पर मैंने कुछ गिरवी रखने की बात करी थी? नहीं, यहाँ पर रेपो में गवर्नमेंट सिक्योरिटी को एज अ रेपो रखना, एज अ कोलेट्रल रखना पड़ रहा था। इसीलिए बैंक को बैंक रेट में रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है रेपो के कंपैरिजन में। इसीलिए रेपो कम होता है बैंक रेट के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि रेपो नहीं भी लौटाया तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो आरबीआई के पास पड़ी ही ना, है ना, वर्थ ₹100, क्योंकि उसने तो सिर्फ 90 ही रुपए दिए हैं ना बैंक को, वर्थ रुपीज़ गवर्नमेंट 100 रुपये रखवा रखी हैं। तो अगर नहीं भी देगा बैंक तो भी उसके पास कोलेट्रल है। जैसे कि मान लो कि तुमने मुझसे लोन लिया और नहीं चुकाया, लेकिन मैंने तुमसे गिरवी कुछ रखवा रखा है, तो मैं टेंशन फ्री रहूँगा। मैं बोलूँगा ठीक है यार, ठीक है, कम रेट में ही ले जाओ, लेकिन मैं अश्योर्ड तो हूँ कि मुझे वापस मिलेगा पैसा। ठीक है, बॉन्ड होते हैं निशान सर का गोचा। ठीक है, बॉन्ड्स होते हैं, काइंड ऑफ बॉन्ड होते हैं। ठीक है, बैंक रेट इज हायर देन रेपो। नो, यस, बैंक रेट इज हायर देन रेपो। मैंने रीजन आपको समझा दिया है। यस मन्नू को के दीजिए। लॉन्ग टर्म भी कोलेट्रल नहीं है, रिस्क ज़्यादा है, तभी तो इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा चार्ज करता है ना आरबीआई। चलो, क्लियर है? और अभी बैंक रेट रफली 6.5% है। ठीक है, बैंक रेट इज 6.5% और रिवर्स रेपो, सॉरी जो रेपो है एक्चुअल में पहले जब पिछले साल मैंने लेक्चर लिया था ये, तो 6.75% था, रेपो 6.5% था। अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठी थी उसमें उसने 6.5% से 25 बेसिस पॉइंट घटा के 6.25% कर दिया है। बेसिस पॉइंट क्या होता है? 25 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 0.25%। तो 6.5% पहले था, 25 बेसिस पॉइंट घट गया, मतलब 6.25% हो गया। ठीक, क्लियर? इतनी चीज़ कि ओपन मार्केट ऑपरेशन दो तरह के, आउटराइट परचेज और रीपरचेज एग्रीमेंट। यहां पे क्या होता है? नो प्रॉमिस टू सेल देम लेटर। सेल देम व्हाट? टू सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेटर। अब आ जाते हैं, एंड दैट इज ये रेपो और रिवर्स रेपो आप समझ गए। आरबीआई लोन दे रहा बैंक को, यहां बैंक काइंड ऑफ लोन दे रहा आरबीआई को। ठीक है, क्लियर है चीज़? अभी कैसे काउंटर करना होता है वो भी समझेंगे। अब आते हैं, एंड दैट इज MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। और पता है
इसी की तरह चलो अभी मैम क्वेश्चन करेंगे सीडीएस वाला, तो वहाँ पे देखेंगे एक स्टैंडिंग फैसिलिटी करके लाया है आरबीआई 2022 में, इसको इंट्रोड्यूस किया है रेपो की जगह पे, कि भाई आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी कोलेट्रल में नहीं रखना है, सीधा आप आके पैसा उठा सकते हो ओवरनाइट के लिए, मतलब तुरंत पैसा अगर आपको चाहिए ऐसे एक दिन के लिए, तो आप तुरंत आके हमारे पास हमसे पैसा ले सकते हो आके, और आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी को कोलेट्रल गिरवी रखने की ज़रूरत भी नहीं है। वो स्टैंडिंग फैसिलिटी कहलाता है, जो कि 2022 में इंट्रोड्यूस किया गया है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये क्या होता है, ये भी एक ओवरनाइट लोन होता है, ठीक है, और 2% ऑफ NDTL इज़ द लिमिट, यानी कि 2% ऑफ NDTL ही आप पैसा इसमें उठा सकते हैं। अभी तो आई थिंक शायद जितना मुझे याद है 1% हो चुका है इसमें, ठीक है, 1% ऑफ NDTL। CRR और SLR इज़ नॉट मेंटेन, यानी कि देखो बैंक्स को क्या करना होता है, CRR और SLR मेंटेन करके रखना होता है, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। अब अगर वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो दो ऑप्शन है उनके पास, या तो वो कॉल मनी रेट का यूज़ करेंगे। कॉल मनी रेट वो रेट होता है जिसपे इंटर बैंक लेंडिंग होती है। मतलब ये है कि जैसे मैं हूँ SBI, ठीक है, मैं गया किसके पास, HDFC के पास, कि भाई यार तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पैसा है क्या, जैसे कि मान लो इसको मेंटेन करना है 50 करोड़ एज मान लेते हैं CRR और SLR, ठीक है, मान लेते हैं 50 करोड़, इसके पास है कितना 55 करोड़, इसको भी मेंटेन करना है SBI को 50 करोड़, लेकिन इसके पास है कितना 45 करोड़, तो बोलेगा भाई यार 5 करोड़ हमको दे दो, हमसे जितना पैसा वो ले लेना, तो HDFC दे देगा जिस रेट पे, उसको बोलेंगे कॉल मनी रेट। तो ये क्या होता है, इंटर बैंक लेंडिंग होती है, जहां पर बैंक्स अपना CRR और SLR मेंटेन करने के लिए, क्यों मेंटेन करना है, क्योंकि आरबीआई ने बोला नहीं मेंटेन करेंगे तो लताड़ पड़ेगी, बड़ी भयंकर पेनल्टी पड़ती है, तो भयंकर पेनल्टी पड़ती है, तो इसलिए CRR SLR मेंटेन करने होते हैं, क्योंकि रिपोर्ट भेजनी होती है आरबीआई के पास कि भाई देखो हमारे पास इतना CRR और SLR हमने मेंटेन करके रखा हुआ है, इतना जितना आपने NDTL का बोला है, CRR 4%, SLR 18%। अगर मान लो यहाँ से भी ना मिला तो फिर जाएगा जो हमारा बैंक है आरबीआई के पास, और MSF के थ्रू पैसा उठाएगा, ठीक है, MSF के थ्रू पैसा उठाएगा, और यहाँ पर SLR कोटा की गवर्नमेंट सिक्योरिटी को वो गिरवी रख सकता है, ठीक है, और इनको गिरवी रख के वो मान लो उसके पास कैश नहीं है, तो SLR कोटा की गवर्नमेंट सिक्योरिटी को कोलेटरल गिरवी रख के वो कैश में पैसा उठा लेगा आरबीआई से, और क्योंकि ये पेनल्टी टाइप होता है, तो यहाँ पर जो रेट चार्ज करता है आरबीआई वो ज़्यादा ही होता है रेपो से भी, और वहाँ पे रेपो में हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो SLR कोटा की गवर्नमेंट सिक्योरिटी हैं वो कोलेटरल के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ अंत में जब तुम्हारे पास बिल्कुल पैसा नहीं बचा है CRR का, ठीक है, तो उस केस में तुम SLR कोटा की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी उसको यूज़ करके जो ओवरनाइट लेंडिंग मतलब पैसा उठा सकते हो, उसको बोला जाता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब कमेंट करके मुझे ये बताओ कि जो हमने कल के लेक्चर में NBFC पढ़े थे, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जो हमने माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस पढ़े थे, क्या इनको CRR और SLR मेंटेन करने पड़ते हैं? डू दे नीड टू मेंटेन द CRR एंड SLR? अरे भैया बताया तो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मतलब होता है बॉन्ड का मतलब होता है भाई लिखा पढ़ी में कि भाई इतने रुपए का ये बॉन्ड है। मम्मी पापा से पूछना अपने क्या बॉन्ड होते थे, पहले बॉन्ड ही चलते थे, बॉन्ड संभाल के रखने पड़ते थे, वही काइंड ऑफ एग्रीमेंट होता है। स्टाम्प पेपर कभी कुछ एकदम ही कट हो गया दुनियादारी से? स्टाम्प पेपर वगैरह कभी कुछ देखा है कि नहीं देखा है? स्टाम्प पेपर, गवर्नमेंट, ये सब बॉन्ड वगैरह जो होते हैं, तो उसमें ये होता है कि भाई इतने रुपए का बॉन्ड है, वो कहीं पे भी उसको यूज़ करके पैसा लिया जा सकता है, वो बॉन्ड की पावर होती है। तो वही है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। और जो शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है उनको हम ट्रेजरी बिल बोलते हैं, वो भी अभी देख लेते हैं। तो NBFC और MFI दे नीड नॉट मेंटेन दी CRR एंड SLR, ठीक है, नीड नॉट। बैंक का पैसा लेके कैसे भागे, ये तो बेटा तुम विजय माल्या से पूछो। नीड नॉट मेंटेन CRR एंड SLR, उनको मेंटेन नहीं करना होता। क्योंकि उनको मेंटेन नहीं करना होता है तो MSF से बेटा वो भी लोन नहीं उठा सकते हैं। MSF से ये लेंडिंग वगैरह मतलब पैसा आरबीआई से नहीं ले सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। तो यहाँ पे चलो पहले आपको यही बता देते हैं कि ये शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती हैं।
वैसे लाइक मैं नहीं करूँगा ये सब। बैंक का पैसा लेके बैंक ही खरीद लें। ओके चलो भाई, तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है जिनका मेच्योरिटी पीरियड 1 साल से कम का होता है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है उनको हम ट्रेजरी बिल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ट्रेजरी बिल बोलते हैं, शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती हैं। ये शॉर्ट टर्म इस सेंस में है कि इनका मेच्योरिटी पीरियड 1 साल से कम है। 1 साल से कम कितना, तो इनका या तो 91 डेज़ का एक आती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, 91 डेज़ की मेच्योरिटी वाली, इसका डबल कर दो 182 डेज़ का मेच्योरिटी वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, एंड इसका भी डबल कर दो 182 का, दैट इज़ 364। ठीक है, 364 डेज़ की मेच्योरिटी वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो ये 3 टाइप के टी बिल्स या फिर ट्रेजरी बिल्स होते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो और ये भी हमने समझ लिया कि एमएसएफ के तहत कौन बाई कर सकता है। एमएसएफ के तहत बाई कर सकते हैं हमारे जो शेड्यूल्ड बैंक्स हैं। ठीक है, ओनली शेड्यूल्ड बैंक्स ही, जो शेड्यूल 2 ऑफ आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 में मेंशन्ड है। आरबीआई बताएंगे आप कमेंट में कब नेशनलाइज हुआ था, कब इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। ओनली शेड्यूल्ड बैंक्स। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। अब हम ये देखेंगे कि इन टूल्स का कैसे आरबीआई यूज़ करती है अपना इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को ये सब काउंटर करने के लिए। तो मान लेते हैं इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन का मतलब पैसा ज़्यादा है, ध्यान से समझना। इन्फ्लेशन का मतलब है इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा है। मैं लिखता हूँ, मार्केट में ज़्यादा पैसा है, ज़रूरत से ज़्यादा पैसा है, तो उसको आरबीआई को क्या करना है, रिस्ट्रिक्ट करना है, कम करना है। तो कम करने के लिए क्या करना है, CRR, SLR, BR, RRR, RR सबको बढ़ा देना है। कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट सबको बढ़ा देना है। मतलब सबको इन दी सेंस कि अगर आपसे पूछेगा कि इन्फ्लेशन अगर है इकोनॉमी में तो SLR को घटाना पड़ेगा कि बढ़ाना पड़ेगा, रेपो रेट को घटाना पड़ेगा कि बढ़ाना पड़ेगा, रिवर्स रेपो रेट को घटाना पड़ेगा कि बढ़ाना पड़ेगा। सिंपल आपको याद रखना है, कुछ भी पूछ ले बस बढ़ाना ही पड़ेगा सबको। अब हो सकता है तुम्हें डाउट आए कि सर रेपो को अगर बढ़ा रहे हैं तो इसको तो घटाना पड़ेगा ना, क्योंकि ये रेपो है और वो तो रिवर्स रेपो है। बेटा अभी हम कुछ समझाए भी थे तुम्हें यहाँ पे, रिवर्स रेपो कायदे से समझाए थे कि नहीं, फिर समझ लो एक बार रिवर्स रेपो। कि रिवर्स रेपो का मतलब ये है कि बैंक, आरबीआई बैंक से बोल रहा है कि तुम लोगों को पैसा मत दो, हमको दे दो, हम तुम्हें ज़्यादा रेट ऑफर करेंगे, हम ज़्यादा रेट ऑफर करेंगे। तो जितना ज़्यादा रेट ऑफर करेगा आरबीआई, उतना ही बैंक लोगों को पैसा ना देके आरबीआई पे पार्क करेगा, आरबीआई पे पार्क करेगा अपने फंड्स को, एक्सेस फंड्स को। रेपो रेट क्या था, ये वो रेट था जिस पे कि बैंक्स लोन ले रहे थे आरबीआई से। तो अगर वो बढ़ जाएगा रेपो रेट, तो अब ज़्यादा रेट पे क्योंकि बैंकों को लोन मिलेगा आरबीआई से, तो बैंक मुंह उठा के तुरंत आरबीआई से नहीं पहुंचेंगे, थोड़ा तो पैसा दे दो, थोड़ा तो पैसा दे दो। क्योंकि अगर आसानी से पैसा बैंकों को मिल गया तो आसानी से बैंक भी लोगों को पैसा दे देंगे। तो अगर मान लो देना है लोगों को पैसा, आरबीआई को लगता है डिमांड उतनी चल नहीं रही इकोनॉमी में, जैसे अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठी थी तो उसको वही लगा कि इकोनॉमी में उतनी डिमांड जनरेट नहीं हो रही, तो कैसे करें, इन रेट को कम कर डाला उसने। कम कर दिया मतलब अब बैंक आरबीआई से आसानी से लोन ले सकते हैं, क्योंकि उन्हें उतना ब्याज नहीं देना है। अगर पहले 6.5% देना था तो अब 6.25%, 6.25 देना था तो 6%। ठीक है, तो अब कम देना, कम रेट चार्ज कर रहा है आरबीआई। तो वो लोग भी, यानी बैंक भी हम लोगों को, यानी कि जो लोग हैं उनको आसानी से लोन देंगे, तो यानी लोगों के हाथों में पैसा जाएगा तो इकोनॉमी थोड़ा चलना शुरू होगी। तो आपको इन सबको, रेगुलेटर्स को बढ़ा देना है अगर इन्फ्लेशन को काउंटर करना है, और इनको घटा देना है सबको अगर डिफ्लेशन को काउंटर करना है। अपना बुद्धि मत लगाना इसमें, रेपो और रिवर्स रेपो समझा दिया, ना समझ में आए तो रट्टा मारो जिंदाबाद कि रेपो रेट भी बढ़ाना है और रिवर्स रेपो रेट भी बढ़ाना है अगर इन्फ्लेशन है तो। जब बढ़ाते हैं तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी, या फिर टाइट, या फिर डियर, या फिर हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी। और जब घटाते हैं इन सबको तो डॉविश, इजी, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। कॉन्ट्रैक्शनरी या फिर एक्सपेंशनरी, ठीक है, टाइट, इजी, हॉकिश, डॉविश। क्लियर यहां तक सभी को। और गवर्नमेंट सिक्योरिटी का क्या करेंगे बताओ। गवर्नमेंट सिक्योरिटी, अगर मान लो इन्फ्लेशन है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करेंगे या बाई करेंगे बताओ, सेल करेंगे या बाई करेंगे। इन्फ्लेशन है तो सेल करेंगे या बाई करेंगे, जल्दी से बताओ मुझे। तो इन्फ्लेशन है, लोगों के हाथों में पैसा ज़्यादा है। अब लोगों के हाथों, ऐसे तुम समझ लो, सिंपल तुम ऐसे समझ लो, लोगों के हाथों में पैसा ज़्यादा है ना। जैसे ये आरबीआई है,
ठीक है, वैसे लोगों से डायरेक्टली तो डील नहीं करती आरबीआई, लेकिन तुम समझने के लिए से समझो, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई के हाथ में, ठीक है। लोगों के हाथों में पैसा है मान लेते हैं, तो आरबीआई क्या बोलेगी, ये लो गवर्नमेंट सिक्योरिटी लो और पैसा हमें दे दो। इससे क्या हो रहा है, ये इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए, मान लो पैसा देना है लोगों को, पैसा देना है तो क्या करेगा गवर्नमेंट, ऐसे समझ लो कि दोनों के हाथों में पैसा है, एक हाथ में पैसा, एक हाथ में गवर्नमेंट सिक्योरिटी, एक हाथ में पैसा, एक हाथ में गवर्नमेंट सिक्योरिटी। इस बार आरबीआई को क्या करना है, आरबीआई को पैसा देना है लोगों को, सो दैट डिमांड जनरेट, तो बोलेगा लो पैसा लाओ, पैसा लो और गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे दो। यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बाइंग होगी अगर डिफ्लेशन वाली जैसी कंडीशन है तो, और इन्फ्लेशन जैसी कंडीशन है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का सेलिंग करना होगा आरबीआई को, ठीक। अब ये सीडीआर क्या होता है, करेंसी डिपॉजिट रेशियो, तो ये वो रेशियो होता है, किस चीज़ का रेशियो, किस चीज़ का अनुपात होता है, मनी हेल्ड बाय पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ करेंसी, जो पब्लिक ने पैसा होल्ड करके रखा है करेंसी के फॉर्म में, अपॉन मनी इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स इन द बैंक। मेरे पास अगर 100 रुपये है तो मैंने हो सकता है 20 रुपये यहाँ रख रखा हो, मतलब अपने कैश के फॉर्म में रखा हो अपने पास, और 80 रुपये बैंक में रख रखे हों, तो कितना होगा रेशियो, 1:4। एक आसान सा सवाल है, फेस्टिव सीज़न में, जैसे मान लो ये सीज़न है ठीक है, तो फेस्टिव सीज़न में जैसे मान लो होली दिवाली टाइप है, या फिर अभी जो नवरात्रि चल रहे हैं, तो इस टाइम पे जो सीडीआर है वो ज़्यादा होगा या कम होगा, जल्दी से बताइए। फेस्टिव सीजन में सीडीआर ज़्यादा होगा या कम होगा। एसएलआर से बैंक कैसे अर्न करता है, मान लो मेरे पास 50,000 रुपये, 50,000 की मैंने सोना खरीद लिया, सोने का मूल्य बढ़ रहा है ना, तो मैं कमा रहा हूँ ना, बस वैसे ही। ज़्यादा लेस ज़्यादा लेस ज़्यादा लेस, मतलब ज़्यादा ही बोल रहे हैं कम भी बोल रहे हैं, बताते हैं विशाल, रुक जाओ भी, ठीक है। फेस्टिव सीज़न में तुम बैंक में ज़्यादा पैसा रखते हो या फिर अपने पास ज़्यादा पैसा रखते हो खर्च करने के लिए, सिंपल सी बात है, खर्च करने के लिए ज़्यादा पैसा रखते हो। और मान लो जैसे ये टाइम है, तो मान लो उसने कभी बोल दिया एकदम से कि ये चाहिए वो चाहिए, ठीक है, तो पैसा होना चाहिए ना हाथ में, है कि नहीं, करेंसी के फॉर्म में, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला कंपोनेंट ज़्यादा होगा, ये कम होगा, तो ऑब्वियस सी बात है सीडीआर बढ़ेगा। जब न्यूमरेटर ज़्यादा होगा डिनोमिनेटर कम होगा, तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। तो फेस्टिव सीजन में जो सीडीआर होता है वो हाई होता है, ठीक है। एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी वो होता है, एकदम लास्ट रिसॉर्ट होता है, जब बैंक्स आरबीआई के पास जाते हैं, ओवरनाइट लोन होता है रेपो की तरह ही, बट ये होता है कि काइंड ऑफ पेनल्टी होती है। पेनल्टी मतलब आरबीआई बोलता है कि क्या मतलब इतना भी तुम्हारे पास नहीं है, ठीक है, अच्छा एसएलआर कोटा की तुम सिक्योरिटी ले आओ और हम दे देंगे, लेकिन तुम्हें ज़्यादा रेट पे देंगे, तो वो एमएसएफ है। ये एलएएफ इनको कहते हैं, जो रेपो और रिवर्स रेपो है ना, इनको हम लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी बोलते हैं, फिर इन शॉर्ट एलएएफ बोलते हैं। लिक्विडिटी एडजस्ट कर रहा है कौन, आरबीआई। लिक्विडिटी का मतलब है पैसा, पैसा एडजस्ट कर रहा है। एडजस्ट कर रहा है कैसे, कि भाई पैसा आरबीआई, अभी हमने देखा कि अगर चाहता है कि लोगों के पास ज़्यादा हो तो कम कर देगा, कम पैसा हो लोगों के पास तो ज़्यादा कर देगा, तो इस तरह से लिक्विडिटी को एडजस्ट कर रहा है, ठीक है। चलो भाई, हाँ मैंडेटरी सर, आरबीआई को लोन देना मैंडेटरी, या ना भी दे सकती है कोई बैंक। अब भाई अगर आरबीआई बैंक को लोन नहीं देगी तो लोन की ज़रूरत बैंक को तब पड़ी होगी क्योंकि भाई लोगों की तरफ से डिमांड आ रही होगी। तो अगर आरबीआई नहीं देगी तो बैंकिंग सिस्टम इरोड होगा, मतलब एक बैंक अगर फेल होती है तो उसके रिपरकशंस होते हैं कि बाकी बैंकों पे भी इफेक्ट होता है, पूरा बैंकिंग सिस्टम हिल जाता है, पूरे कंट्री की इकोनॉमी हिल जाती है। तो फिर आरबीआई क्यों नहीं देगा लोन, क्यों मना करेगा। आरबीआई कोई खुन्नस थोड़ी ना है कि पर्सनल दुश्मनी चल रही है कि नहीं देगा। अब आते हैं 2 मिनट का टॉपिक है और फिर खत्म है, दैट इज़ क्वालिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स। क्वालिटेटिव क्या होते हैं, क्वालिटेटिव होते हैं जहाँ पर आरबीआई परसुएड करता है, मतलब डायरेक्टली अमाउंट ऑफ मनी को कंट्रोल नहीं करता है मार्केट में कि कितना मनी होगा कितना नहीं होगा, डायरेक्टली उस चीज़ को कंट्रोल ना करके परसुएशन करता है। कैसे, राशनिंग ऑफ क्रेडिट है पहला,
राशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब है सर्टेन अमाउंट इज फिक्स्ड फॉर इंडस्ट्रियल हाउस होल्ड एंड अदर पर्पसेस। घर का जब हम राशनिंग करते हैं तो इतना पैसा स्कूल फीस पे खर्च होगा, इतना पैसा कपड़े वगैरह खरीदने में, खाना वगैरह इतने में खरीदने में यूज़ होगा, इतने की सेविंग करेंगे, इतने का घूमने के लिए है। तो ये क्या है? राशनिंग है कि किस पर्टिकुलर चीज़ के लिए हम कितना पैसा अलग निकालेंगे, दैट इज़ राशनिंग। तो वैसे ही आरबीआई डिसाइड करता है कि किस सेक्टर में कितना पैसा, जैसे उसको हो सकता है लग रहा हो आरबीआई को कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में डिमांड कम हो रही है, कार वगैरह उतनी बन नहीं रही है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दिक्कत है, तो वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ही टारगेट करेगा, प्राइमरी और सर्विस को फालतू में इफेक्ट नहीं करेगा वो। तो इसको बोलते हैं राशनिंग ऑफ क्रेडिट। ठीक है, कि क्रेडिट को राशन किया जाएगा जहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी, जहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी ना। आप जैसे मान लो कि तुम्हें दिक्कत है किडनी में, तो भाई ऐसा तो है नहीं कि ऐसी दवा दे दी जाए कि भाई मान लो किडनी में ये दिक्कत है, किडनी फंक्शन नहीं कर रहा, पूरी बॉडी तो फंक्शन कर रही है ना, तो हम किडनी को सिर्फ टारगेट करेंगे, पूरी बॉडी को थोड़ी ना। चेंज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट, मार्जिन इज इंक्रीज फॉर अननेसेसरी सेक्टर। मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या होता है? अब जैसे जब आप मतलब फॉर एग्जांपल उसने बोल दिया कि एक स्कूटी दिलवाओ, ठीक है, या फिर आईफोन दिलवाओ, स्कूटी के आईफोन दिलवाओ उसने बोल दिया, ठीक है। अब आईफोन वो भी बोला महंगा वाला जो सबसे आता है, तो मान लेते हैं कि वो 1.5 लाख का आता है, तुम्हारे पास पैसे तो है नहीं, तुम लोन लेने गए, ठीक है। तो होता क्या है कि आपको कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। मान लो कि तुमने क्या किया, तुमने मान लो तुमने अपनी मम्मी के तुमने गहने गिरवी रख दिए, हाँ, घर के जो गहने थे वो गिरवी रख दिए तुमने। और मान लेते हैं कि जब आप गिरवी रखते हो ना कोलेटरल, तो एक मार्जिन मेंटेन करना होता है। मार्जिन इन दी सेंस कि अगर मान लो कि तुम 1.5 लाख का लोन उठाने आ रहे हो, तो कोलेटरल 2 लाख का दो हमें। क्यों? क्योंकि अगर हो सकता है कि जब तक तुम ना दो लोन और जब तक हम उसकी रिकवरी करने जाएं, कोलेटरल को बेचने जाएं, तो वो 2 लाख का ना बिके, हो सकता है 1.5 लाख का ही बिके वो, तो वो हम मार्जिन मेंटेन करके चलेंगे। आरबीआई ने बोल दिया नहीं नहीं, अब मार्जिनल रिक्वायरमेंट बढ़ा दो। अगर 1.5 लाख का कोई लोन लेने आ रहा है तो 2.5 लाख का बोल दो कि 2.5 लाख का कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट बढ़ा दी गई है अभी, समझिए अभी। तो तुम्हें अब 2.5 लाख का कुछ रखना पड़ेगा। अगर मान लो तुम्हारे पास नहीं होगा कोलेटरल 2 लाख का, तो तुम लोन नहीं लोगे, और लोन नहीं लोगे तो जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में आ जाएगा। तो इससे भी इन्फ्लेशन वगैरह कंट्रोल में आ सकता है, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट। कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन का मतलब है कि जब आप लोन लेने जाते हैं तो कुछ डाउन पेमेंट करना होता है। तुम्हें 1.5 लाख का लोन देना है तो कुछ पैसा देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि 1.5 लाख पैसा लेके चले गए तुम, कुछ तो पैसा देना पड़ेगा तुमको, गिरवी के अलावा, कोलेटरल के अलावा। तो मान लेते हैं अभी ये तक था कि भाई 20,000 रुपये आपको गिरवी रखना है, तो आपने 20,000 रुपये दो से जुगाड़ करके दे दिए बैंक को, लेकिन अभी बढ़ा दिया उसको। आरबीआई ने बोला कि नहीं, इसको अभी 40,000 कर दो, तो अब तुम खरीद ही नहीं पाओगे फिर तो, है ना। तो यानी कि आरबीआई ने क्या किया, अगर इन्फ्लेशन हो रहा था तो उसने आप इकोनॉमी से पैसा को कम कर लिया, सिंपल। मॉरल सिचुएशन इज काइंड ऑफ कि भाई ऐसा टाइप, सेंटियापा टाइप, कि आरबीआई बोलेगा देखो यार भाई, हम तो यहाँ से इंटरेस्ट रेट कम वगैरह कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं कम कर रहे हो, फिर हम तो बढ़ा रहे हैं, तुम क्यों नहीं बढ़ा रहे हो, बैंक से बोलेगा, ठीक है। तो भाई दिल से बुरा लगता है भाई, तो प्लीज़ जो हम कह रहे हैं वो करो, ठीक है। तो आरबीआई इस तरह से मॉरली पर्सुएट करेगा, ठीक। क्लियर है सर? आपने कभी लोन लिया है? हाँ यार, लोन तो चल रहा है, कभी चल रहा है ले तो रखा है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी समझिए, फिस्कल पॉलिसी है 1 मिनट का, मात्र 1 मिनट का, ठीक है। यो चलो भाई, तो अभी आते हैं फिस्कल पॉलिसी पे। अभी जो हम पढ़ रहे थे वो मॉनेटरी पॉलिसी थी, अभी फिस्कल पॉलिसी पढ़ने वाले हैं। अंतर क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी को यूज़ करता है आरबीआई, फिस्कल पॉलिसी को यूज़ करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सरकार। सरकार अगर टैक्स बढ़ा देगी, सरकार, जैसे कि अभी हमने देखा था आरबीआई यूज़ कर रही थी टूल्स का, मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स। वो टूल्स 2 तरह के थे, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में हमने पढ़ा CRR, SLR, RR, RRR, MSF, ये पढ़ा हमने। क्वालिटेटिव में हमने पढ़ा मार्जिनल चेंज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, कंज्यूमर क्रेडिट एंड मॉरल सुएशन, ठीक। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट यूज कर रहा है। गवर्नमेंट के पास क्या हथकंडे हैं? टैक्स, सब्सिडी और MSP, ये कुछ हथकंडे हैं।
सोचो अगर गवर्नमेंट को चाहिए कि लोगों के हाथों से पैसा खींच ले वो, तो टैक्स बढ़ा देगा। अभी गवर्नमेंट को लग रहा था लोगों के हाथों में पैसा है नहीं, डिमांड ज़्यादा है नहीं, तो उसने टैक्स को कम कर दिया। कैसे टैक्स कम कर दिया कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं भरना है। अब 12 लाख तक अगर कोई टैक्स नहीं भरना है तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी, प्रयोज्य आय बढ़ जाएगी। अब ये मत पूछना कि बेटा डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है ना, नहीं पाप लगेगा तुमको। डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी लोगों के पास, यानी कि आप खर्च करने के लिए लोगों के पास ज़्यादा पैसे हैं, है ना। यही तो पढ़ा था पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का फार्मूला क्या था, फार्मूला तो यही था ना, पर्सनल इनकम से टैक्स को माइनस कर देंगे आप, ठीक है। तो अब टैक्स कम पड़ रहा है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई, लोग ज़्यादा खर्च कर सकते हैं। गवर्नमेंट को अगर ज़्यादा और पैसा देना है तो सब्सिडी बढ़ा देगी गवर्नमेंट, अगर कम करना है सब्सिडी कम कर देगी। तो अगर इन्फ्लेशन को काउंटर करना है, ये तीनों चीज़ें कब हैं, जब इन्फ्लेशन को काउंटर करना है। अगर इन्फ्लेशन काउंटर करना है तो टैक्स बढ़ा दो, सब्सिडी कम कर दो, एमएसपी कम कर दो, ठीक है। एमएसपी क्या, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थक मूल्य। ये कौन सा मूल्य होता है कि अगर आपने गेहूं उगाया, चावल उगाया, ठीक है, तो गवर्नमेंट ये पहले से अनाउंस कर देती है कि इतना एमएसपी रहेगा इसके पास, इस क्रॉप के लिए इतना एमएसपी रहेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप मार्केट में जाओ, बेचो, अगर उतना मूल्य ना मिले तो इतने में तो हम परचेज तुमसे कर ही लेंगे। मान लो गवर्नमेंट ने बोला कि हम तुमसे 100 रुपये किलो में गेहूँ लेंगे, तो अगर मान लो तुम मार्केट में जाके बेचो, ना बिके, ढंग का मूल्य मिले, तुम्हें 50, 60, 70, 80 मिले, तो हमारे पास आ जाना, हम तुम्हें 100 रुपये देंगे। और वो गवर्नमेंट वो एफसीआई के थ्रू जो है प्रोक्योरमेंट कर लेता है उसका, ठीक है। और वो वही बाद में जो राशन बिकता है, राशन जो है ना, आपने देखा होगा राशन की दुकानों में, है ना, जो पीडीएस के थ्रू मिलता है, उसमें गवर्नमेंट बांट देता है उस चीज़ को, ठीक है। तो टैक्स, सब्सिडी और एमएसपी ये गवर्नमेंट के पास टूल्स हैं ये, ठीक है। चलो भाई, तो यहाँ पर हमारा लेक्चर होता है आज का ख़त्म। अब हम करेंगे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। और जिन लोगों को ये रिकॉर्डेड वीडियोस चाहिए, 100 नोट्स चाहिए, क्विजेस चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो फिर आप एनरोल कर सकते हैं जीके बैच 3.0 में, ठीक है। अभी करते हैं MC क्यूज। चलो क्यूज करो। इफ द कैश रिजर्व रेशियो इज लोअर्ड बाय द RBI, देन सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी विल। सर उल्टा समझा आपने, RBI को लोन चाहिए होगा और इसी बैंक को अगर देने तो RBI को लोन देना नेसेसरी है किसी बैंक के लिए। हाँ, अगर देखो RBI का मेन पर्पस है कि RBI को पता है कि बैंक के पास पैसा है, और अगर मैंने इसको नहीं लिया तो ये चढ़ा देगा लोन पे किसी को, तभी वो ऑफ़र करेगा बैंक को कि बैंक देखो हम तुम्हें इतना देंगे। और फिर बैंक क्यों RBI को पैसा नहीं देगा, क्यों नहीं देगा, क्योंकि अगर उसको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट वहाँ पे मिल रहा है, सिंपल सा लॉजिक है। और अगर बैंक के पास पैसा ही नहीं है तो सिंपल RBI को भी पता यार कि ये दे ही नहीं पाएगा पैसा। RBI क्यों वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे के पैसा ले रहा है अपने पास, क्योंकि उसको पता है इसके पास ज़्यादा पैसा है, और अगर नहीं कंट्रोल किया गया तो ज़्यादा इकोनॉमी में पैसा चला जाएगा, ठीक है। सर आपके चैनल का एप्लीकेशन भी क्या? हाँ यार है तो, परमार एकेडमी नाम से। इफ़ द कैश रिजर्व रेशियो इज़ लोअर्ड बाय द RBI, सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी विल। अगर कैश रिजर्व, और आज से आप लोगों की NTPC की, जिन लोगों को मैं बता दूं, जो लोग इंटरेस्टेड हैं, NTPC का PYQ सीरीज़ भी स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 6 PM ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो अगर कैश रिजर्व रेशियो को लोअर कर दिया जाए तो सप्लाई ऑफ मनी क्या होगा, ये बढ़ जाएगा। सिंपल, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अगर आपको बढ़ाना है सप्लाई को, कैश रिजर्व रेशियो कम होगा तो बैंक ज़्यादा पैसा लोन पे उठा सकता है, मनी मल्टीप्लायर ज़्यादा होगा भी। द बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ सर्टेन रेशियो, CAPF 2023 का क्वेश्चन है ये, बिटवीन देयर कैश इन हैंड एंड टोटल एसेट्स। द रेशियो इज कॉल्ड एज, बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ सर्टेन रेशियो बिटवीन द कैश इन हैंड एंड टोटल एसेट। इसको हम क्या बोलते हैं? कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, सेंट्रल बैंक रिजर्व इफ स्टैट्यूटरी। सर गवर्नमेंट सिक्योरिटी का एग्जाम्पल दिया तो था, ट्रेजरी बिल। हाँ, ट्रेजरी बिल एग्जाम्पल दिया तो था। चलो भाई, तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? इसका सही आंसर होगा स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, ऑप्शन नंबर बी। कैश और टोटल एसेट के फॉर्म में जो आपको मेंटेन करना है, दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। द सेंट्रल बैंक कैन इंक्रीज द मनी सप्लाई बाय इंक्रीजिंग द बैंक रेट। सेंट्रल बैंक, अब करिए, ठीक है, फिर मैं आपको कराऊंगा, मेरे रिपीट करने से क्या ही फायदा है।
मैं रिपीट करने से क्या फ़ायदा। गाना है ना एक कि दान देने से क्या फ़ायदा, प्यासे को पानी पिला ना सका तो, है ना, प्यासे को पानी पिला ना सका, भूखे को खाना खिला ना सका, तो दान देने से क्या फ़ायदा। और अगर मन पे कैसे ही कुछ है ना, मन अच्छा नहीं है तो फिर गंगा नहाने से क्या फ़ायदा। वाई बैंक रेट रेपो ग्रेटर देन रेपो रेट। जब रामायण ख़त्म हो गई और अब तुम पूछ रहे हो कि सीता माता कौन थी, है ना। सेंट्रल बैंक कैन इंक्रीज दी मनी सप्लाई बाय इंक्रीजिंग द बैंक रेट। गलत है, सिंपल सी बात है। आप वो बढ़ा रहे थे बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, MSF, तो मनी सप्लाई कम हो रही थी। हॉकिश, टाइट, है ना, डियर, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी है। तो पहला तो होने से रहा, दूसरा तो होके रहेगा। सेंट्रल बैंक कैन डिक्रीज द मनी सप्लाई बाय इंक्रीजिंग द कैश रिजर्व रेशियो। बिल्कुल सही है। सेंट्रल बैंक कैन इंक्रीज द मनी सप्लाई बाय परचेजिंग सिक्योरिटी फ्रॉम द पब्लिक। सिंपल सी बात है कि मतलब परचेज कर लिया उसने पब्लिक से, परचेज कर लिया है। अब तुम्हें पता है कि एक हाथ में गवर्नमेंट सिक्योरिटी, एक हाथ में पैसा। सेंट्रल बैंक ने क्या किया, मनी सप्लाई को इंक्रीज कर दिया बाई परचेजिंग। गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज कर लिया तो उसके एवज में पैसा देना होगा आपको। अगर आपने GSEC परचेज किया तो उसके एवज में आपको पैसा डालना होगा, देना होगा उनको। वैसे दूसरा वाला तो सही हो ही गया था। The percentage by which the money the borrower pays back exceeds the money that was borrowed is called as बैंक रेट, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, रियल इंटरेस्ट रेट, या फिर टर्म्स ऑफ क्रेडिट। बताओ उस प्रतिशतता को क्या कहते हैं जिसके द्वारा उधार ली गई राशि से अधिक राशि चुकाता है। तो दैट इज कॉल्ड एज नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। रियल इंटरेस्ट रेट क्या होता है, जो विच इज एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। Which of the following policies help to raise interest rate unambiguously and thereby lead to the appreciation of currency? तो आपको बताना है कि किससे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। इंटरेस्ट रेट लोन जो देता है RBI, मतलब बैंक्स हमें, तो उसका इंटरेस्ट रेट कब बढ़ेगा, जब RBI बैंक्स को इतनी आसानी से पैसा नहीं देगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी को लगाएगा। ठीक है, contractionary monetary policy and expansionary fiscal policy. Option number D will be the correct answer. Which of the following is a measure that can be used by the government for combating inflation? Inflation को combat करना, inflation से लड़ना है तो क्या करना होगा, खर्चे बढ़ा देने हैं गवर्नमेंट को ना, प्रोवाइडिंग मोर सब्सिडीज ना, इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट हाँ। क्योंकि अगर आप FD के और इनके इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ कर दोगे तो लोग क्या करेंगे, भाग भाग के बैंक के पास जाएंगे और अपना पैसा वहाँ पार करके आएंगे क्योंकि उनको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। ठीक है, रिडक्शन करना रेट्स में, तो ये एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को दिखाता है। व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी इफ पीपल स्टार्ट होल्डिंग मोर करेंसी इन हैंड एंड लेस इन डिपॉजिट्स। याद करो CDR, कैश, ये करेंसी डिपॉजिट रेशो। कैश में कितना रख रहे हैं अपॉन रिजर्व्स में कितना, मतलब कितना डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में जाके। तो व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी इफ द पीपल स्टार्ट होल्डिंग मोर करेंसी इन हैंड एंड लेस इन डिपॉजिट। मनी मल्टीप्लायर जो है, मनी मल्टीप्लायर कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, लोग अपने पास ज़्यादा पैसा रख रहे हैं, बैंक के पास कम है, तो बैंक के पास नहीं है तो बैंक लेंडिंग नहीं कर पाएगा, बैंक लेंडिंग नहीं कर पाएगा तो लोग पैसा ले नहीं पाएंगे उधार, तो फिर मनी उतनी मल्टीप्लाई होगी नहीं। ठीक है, 10वां और 11वां क्वेश्चन है, 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन और हैं, इसको कर लेते हैं। 10वां होल्ड कर दीजिए, इसको नहीं होगा तो मुझे याद दिलाइएगा, लास्ट में करवा दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा टफ टाइप होगा वो आई थिंक आपके लिए। मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेज विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मनी मल्टीप्लायर कब बढ़ेगा, तो हमने मनी मल्टीप्लायर और कैश रिजर्व रेशियो के बीच में क्या रिलेशन समझा था, इनवर्स रिलेशन होता है। तो मनी मल्टीप्लायर को इंक्रीज करना है तो कैश रिजर्व रेशियो को डिक्रीज करना पड़ेगा, इंक्रीज नहीं। SLR को भी आपको डिक्रीज करना पड़ेगा। इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल,
नाउ यस दिस विल बी द करेक्ट आंसर. व्हाट इज द बैंकिंग हैबिट? बैंकिंग हैबिट मीन्स कि लोग बैंक जा रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, ले रहे हैं, दे रहे हैं, ले रहे हैं. जब पैसा देंगे बैंक को तो बैंक ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दूसरों को दे पाएगा, तो बैंकिंग हैबिट इंक्रीज होगी तो मनी मल्टीप्लायर भी इंक्रीज होगा. ठीक है, आप लोग 11 का ए कैसे बता सकते हैं? 11 का सी होगा भैया. ठीक है. Which of the following activities of the RBI is considered as to be a part of sterilization? What is sterilization? तो sterilization is open market operation. मैंने बताया था आपको. ठीक है, जो outright purchase होता है, open market operation बोला जाता है इसको. ठीक है, जो outright purchase होता है, जहाँ पे RBI डायरेक्टली गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल और बाई करती है, दैट इज कॉल्ड एज ओपन मार्केट ऑपरेशंस, स्टेरिलाइजेशन. क्लियर है? दो तरह का था हमारा आउटराइट, एक तो परचेज था. ओपन मार्केट ऑपरेशन दो तरह का था, एक तो आउटराइट परचेज था और एक रेपो एंड रिवर्स रेपो. रेपो और रिवर्स रेपो को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, जरा बताओ. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू द डिजिटल रूपी. करिए क्वेश्चन को. तो बोलते हैं LAF. ठीक है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी. संदीप बिश्नोई, इस पर मैंने एक रील भी बनाई है, शॉर्ट भी बनाया है, तो उसमें आप देखना अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा. मैंने 100 रुपये का एग्जाम्पल लेके समझाया उसमें. तो थोड़ा सा हो सकता है डिफिकल्ट आपके लिए. डिजिटल रुपी के बारे में, इट इज़ अ सॉवरेन, ये सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है इसी बार का. इट इज़ अ सॉवरेन करेंसी यूज्ड बाय द RBI इन अलाइनमेंट विद इट्स मॉनेटरी पॉलिसी. इट अपीयर्स एज अ लाइबिलिटी ऑन द RBI's बैलेंस शीट. It is insured against inflation by its very design. No, it is not insured. It is freely convertible against commercial bank money and cash. So 1, 2 and 4 would be the correct answer. Option number D. In India, NBFC can access LAF window of the Reserve Bank of India. In India, foreign institutions, investors can hold the government securities. और तीसरा आपका स्टेटमेंट है कि इन इंडिया स्टॉक एक्सचेंज कैन ऑफर सेपरेट स्टैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर डेट्स. पहला वाला स्टेटमेंट को जरा आप ध्यान से पढ़िए और करिए. बाकी दोस्त का मैं एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा हूँ, पहले वाले को लेकिन ध्यान से आप पढ़िए. तो पहले वाले को हमने देखा था कि भाई NBFC को, क्योंकि आपको CRR, SLR ये सब कुछ मेंटेन नहीं करना होता है उसको. ठीक है, तो LAF या फिर MSF के तहत ये सब नहीं कर सकता है. लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी हो या फिर MSF हो, इनको डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता है LAF और MSF का. इसलिए पहला वाला गलत हो जाना है. पहला गलत, खट खट. 3 अपने आप सही हो गया, अपन को चेक ही नहीं करना है. इन इंडिया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कैन होल्ड दी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये सही है. कैन है, अगर होता मस्ट, मस्ट, ओनली, ऑलवेज, नन, नेवर, वो एक्सट्रीम कीवर्ड होता है. ये आपका जर्नलिस्टिक कीवर्ड है. ठीक है, देख रहे हैं, IAS बन गए आप, बधाई हो. मिठाई नहीं खिलाओगे. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट वॉज इंट्रोड्यूस इन अप्रैल 2022. मैंने आपको बताया था स्टैंडिंग फैसिलिटी है ना, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी SDF, ये 2022 में इंट्रोड्यूस करी गई थी ना, आपको बताया था. सही है. इसमें क्या है ना कि आपको कोलेट्रल नहीं रखना है, डायरेक्टली आप शॉर्ट टर्म लेंडिंग कर सकते हैं रेपो की जगह पे. SDF रेट रिप्लेस्ड फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट एज द फ्लोर ऑफ LAF कॉरिडोर. यस, 1 and 2. ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखना, एक कॉरिडोर से याद आया कि ये जो मैंने आपको ये समझाया था ना, एक सेकंड, कहाँ गया, मैंने कहाँ समझाया था वो कॉल मनी रेट. कॉल मनी रेट जो होता है ना, डिसाइड होता है, ध्यान रखना इसको, डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स रेपो रेट एंड MSF. रिवर्स रेपो रेट होता है एकदम उसका जो हम बोल सकते हैं लोअर लिमिट, और MSF होता है इसका अपर लिमिट, यानी कि इसके हिसाब से ये कॉल मनी रेट में एक पैसा डिसाइड होता है. ठीक है, चलो अब आते हैं SSC के क्वेश्चंस करते हैं. व्हेन RBI डिसाइड्स टू डिक्रीज द रेपो रेट, मनी सप्लाई विल. तो अगर डिक्रीज हो रहा है रेपो रेट तो मनी सप्लाई का क्या होगा, सिंपल है. बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR सब डिक्रीज होंगे तो मनी सप्लाई बढ़ेगी. अगला स्टेनो 2023 डैश इज एन इंस्ट्रूमेंट अंडर द LAF एट विच RBI लेंड्स टू कमर्शियल बैंक्स. RBI लेंड करी कमर्शियल बैंक को LAF के तहत. LAF मतलब रेपो और रिवर्स रेपो, खत्म. कैश रिजर्व रेशियो इज अ डैश टूल टू कंट्रोल मनी सप्लाई, क्वालिटेटिव या फिर क्वांटिटेटिव. तो क्वालिटेटिव तो हमने पढ़ा था, एक तो मॉरल सुएशन, चेंज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट,
एंड हमारा वो था क्रेडिट राशनिंग, ठीक है। तो ये सब क्वालिटेटिव में आते हैं, ये आपका क्वांटिटेटिव होगा, दैट मीन्स ओनली 2। विच मेजर इज द RBI मोस्ट लाइकली टू टेक टू कम्बैट इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी? अगर इन्फ्लेशन को काउंटर करना है तो क्या करना होगा? इंक्रीज करना होगा रेपो रेट को, मनी सप्लाई को डिक्रीज करना है भैया। इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है ना कि हम RR ट्रिपल आर बैंक रेट CRR SLR को इन सबको बढ़ा के क्या करना चाह रहे थे? मनी सप्लाई को कम करना चाह रहे थे, इन्फ्लेशन को काउंटर करना चाह रहे थे, इन्फ्लेशन को दबाना चाह रहे थे, ठीक है। तो रेपो रेट को इंक्रीज करेंगे तो कम्बैट होगा इन्फ्लेशन का, डिक्रीज करेंगे कैश रिजर्व रेशियो को तो मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा। नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं करना, ठीक है। ओनली ये ऑप्शन नंबर ए। आई थिंक अभी सब इसमें क्लियर होगा। आउटराइट परचेज और रीपरचेज एग्रीमेंट में डिफरेंस समझा दीजिए एक बार। 20वां सवाल करेंगे। तो विलगैक्स जी, आउटराइट परचेज में ये होता है कि इसमें भी दोनों का सिमिलैरिटी ये है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी की सेलिंग या बाइंग के थ्रू पैसा उठाया जाता है मार्केट से, ठीक है। अगर RBI अगर बैंक उठा रहा है, ठीक है, या फिर RBI उठा सकता है, तो अगर बिना किसी, हम बोल सकते हैं कि बिना किसी एग्रीमेंट के उसको उठाया जा रहा है, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी की कोई एज सच प्रॉमिस नहीं हुई कि इसको हम रीपरचेज करेंगे आके, फिर एक बार डील हो गई वो डन है। अगर आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी मुझसे ले ली, ठीक है, और मुझे पैसा दे दिया, तो मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी फिर से आपसे लेने नहीं है, आपको मैं पैसे दे के अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं लूँगा आके, आपको जिसको बेचना बेचना जाके। आउटराइट परचेज। अगर रीपरचेज का एग्रीमेंट हुआ है तो LAAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, रेपो या रिवर्स रेपो। बैंक RBI से पैसा लेने आ रहा है, रेपो। RBI बैंक को बोल रहा है कि लिक्विडेटिव ऑफर दे रहा है अपना पैसा पार करने के लिए, तो रिवर्स रेपो। द बैंक रेट इन द इंडियन इकोनॉमी इज डिटरमाइंड बाई दी। तो बैंक रेट कैसे डिटरमाइन होता है, कौन डिटरमाइन करता है? RBI, ऑप्शन नंबर बी। इन इंडिया डैश फिक्सेज द CRR फॉर द बैंक्स इन द इकोनॉमी। तो CRR SLR कौन फिक्स करता है? सिंपल, RBI फिक्स करता है। सेंट्रल बैंक में डैश टू डिक्रीज द क्रेडिट इन द इकोनॉमी। तो सेंट्रल बैंक को डिस्करेज करना है क्रेडिट को इकोनॉमी में। डिस्करेज क्रेडिट को करना है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी, पैसे को खींचना है इकोनॉमी से। विलगैक्स जी क्लियर हुआ अभी कि नहीं हुआ, बताइए जल्दी से, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक तो डिक्रीज नहीं भैया, इंक्रीज करना है, ठीक है, इंक्रीज करना बैंक रेट। सिक्योरिटी को अगर आप बाई कर लोगे तो बाई करके उनको पैसा देना पड़ेगा ना, और पैसा दे वो ओपन मार्केट में। अगर ओपन मार्केट में तुम अगर पैसा देने चले गए तो फिर तुमने तो उल्टा कर दिया ना, लोगों को पैसा थमा दिया। मनी मल्टीप्लायर यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स फॉर इट्स कैलकुलेशन। किसका यूज करता है? मनी मल्टीप्लायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? CRR। अगला करो। स्पर्श खंडेलवाल जी, मेन पर्पस ये है कि आपके पास कैश कम है, बैंक के पास कैश कम है, SLR खूब है, क्योंकि SLR में बैंक को पैसा मिलता है, इंटरेस्ट रेट मिलता है, गोल्ड में इंटरेस्ट रेट मिलता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इंटरेस्ट रेट मिलता है, ठीक। तो वो उसको मेंटेन करके रखती है। मेनली दे आर शॉर्ट ऑफ कैश, तो इसलिए वो उसका एक्सेस में होता है तो उसका यूज़ करके वो खरीद लेते हैं, ठीक है। नहीं, गोल्ड के फॉर्म में नहीं होता है एक्चुअली में, वो काइंड ऑफ बॉन्ड होता है वो, ठीक है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में। स्टैटिक जी के अगले वीक से मंडे से शुरू हो रहा है। द मिनिमम रेट बिलो विच बैंक्स आर नॉट अलाउड टू लेंड मनी एक्सेप्ट इन केसेस स्पेसिफाइड बाई RBI इज कॉल्ड एज। तो इसके नीचे बैंक जो है मनी नहीं दे सकते हैं, इसको बोलते हैं बेस रेट, ऑप्शन नंबर डी। द डैश इन डैश डिटरमाइन द कॉरिडोर फॉर द डेली मूवमेंट इन द एवेटेड एवरेज कॉल मनी रेट। तो एवरेज कॉल मनी रेट में कौन से दो रेट हैं जो डेली मूवमेंट डिसाइड करते हैं? मूवमेंट का मतलब होता है वो रेट मिनिमम और मैक्सिमम किससे डिसाइड होता है। तो अभी मैंने बताया था आपको, MSF हायर ब्रैकेट होता है, रिवर्स रेपो रेट लोअर ब्रैकेट होता है, यानी इससे कम नहीं ऑफर हो सकता, इससे ज़्यादा नहीं ऑफर हो सकता। तो ये दो होते हैं आपके MSF और रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। चलो तो आगे, ओपन मार्केट ऑपरेशंस कंडक्टेड बाय RBI आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स। तो हमने देखा था ओपन मार्केट ऑपरेशंस दो तरह के थे। एक तो हमारा था आउटराइट परचेज। ओपन मार्केट ऑपरेशंस को और हम किस नाम से जानते हैं, जरा बताइए? आउटराइट परचेज और LAF, दैट इज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिसमें कि रेपो और रिवर्स रेपो आता है हमारा, ठीक है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस को हम स्टेरिलाइजेशन भी बोल रहे थे, स्टेरिलाइजेशन। 27th, द जनरल टारगेट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी इज टू इंश्योर। तो मॉनेटरी पॉलिसी का जनरल टारगेट क्या है?
प्राइस स्टेबिलिटी करना, ग्रेटर टैक्स कलेक्शन फॉर द गवर्नमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन द रूरल एरियाज। तो भाई टैक्स का लेना देना मॉनेटरी पॉलिसी से तो नहीं है, टैक्स कलेक्शन तो फिजिकल पॉलिसी से संबंधित है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं हुआ। और हमें पता है भाई मॉनेटरी पॉलिसी को ये सब क्यों लाया जाता है, सो दैट प्राइस स्टेबिलिटी रहे इकोनॉमी में। ओनली ए इसका सही आंसर होगा। एम्प्लॉयमेंट से डायरेक्टली डील नहीं करता ये। 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ आरबीआई। कौन सा मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट नहीं है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग, बैंक रेट, ओएमओ या फिर कैश रिजर्व रेशियो। और क्वेश्चन का आंसर लिख, मतलब नंबर लिखा करो, ओनली ए डी, ओनली ए ओ, ये सब लिख दे तो मैं क्या समझूँ यार। तुम 27 का आंसर कर रहे हो कि 28 का आंसर कर रहे हो कि 26 का आंसर कर रहे हो? कम से कम लिखने का कष्ट तो कर दिया करो। तो 28 का क्या होगा? गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ये मॉनेटरी पॉलिसी नहीं है, फिजिकल पॉलिसी है। ठीक है, फिजिकल पॉलिसी है। बैंक रेट, ओएमओ हमने देखा, ओपन मार्केट ऑपरेशंस दो तरह के हैं, और कैश रिजर्व रेशियो सब मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स हैं। Dash refers to a method adopted by the central bank to persuade or convince the commercial banks to advance credit in the economic interest of the country. तो persuasion हो रहा है। persuasion मतलब moral suasion, ऑप्शन नंबर बी। Which among the following credit is statement is incorrect? As an increase in the bank rate will decrease in the money supply. पढ़ो जरा स्टेटमेंट पढ़ो और आंसर दो। गुड्डू जी गोल्ड के फॉर्म में नहीं होती, गुड्डू जी आपको सुनाई कम देता है क्या? मैंने पहले भी नोटिस किया कि गुड्डू जी आपको बोलने का आंसर मतलब बताने के बाद भी आप बार बार कमेंट करते रहते हैं। गुड्डू जी ऐसा क्यों करते हैं आप? गुड्डू जी। दीपेंद्र साहू करते हैं एक बार, आप तब तक तो ये करेंगे। दीपेंद्र साहू जी का 19 में डाउट है कुछ। विच मेजर ऑफ द लाइकली टू कम्बैट इन्फ्लेशन, इंक्रीज रेपो रेट एंड इंक्रीज मनी सप्लाई, डिक्रीज सही है। आप कैश रिजर्व रेशियो डिक्रीज़ कर दोगे तो बैंक को क्या करना है? अभी बैंक को आप ये बोल रहे हो कि आप कैश में पैसा कम रखो, यानी कैश में कम रखो मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को चढ़ा सकते हो लोन पे। हमें लोगों को पैसा नहीं देना है, इन्फ्लेशन चल रहा है, हमें लोगों से पैसा खींचना है, इन्फ्लेशन में पैसा तो खींचना है। तो कैश रिजर्व रेशियो को इंक्रीज़ करना है, मनी सप्लाई को डिक्रीज़ करने के लिए। ठीक है, और इंक्रीज़ करना पड़ेगा सबको। ठीक है, चलो। तो इंक्रीज इन द बैंक रेट विल डिक्रीज इन द मनी सप्लाई। क्वेश्चन 29 देखिए, देख लिया, क्या करना है इसमें बताइए, क्या डाउट है इसमें? मॉरल सुएशन ही तो होगा। मार्जिनल रिक्वायरमेंट है कि भाई आपने मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दी, क्रेडिट राशनिंग बढ़ाया था। मॉरल सुएशन का मतलब है कि आरबीआई बोल रहा है कि भाई जो हम आपको ये क्रेडिट वगैरह दे रहे हैं, हम छूट वगैरह दे रहे हैं, तो वो आप लोगों को भी ट्रांसफ़र करो, ये है मॉरल सुएशन। चलो भाई, तो इंक्रीज इन दी बैंक रेट विल डिक्रीज इन दी मनी सप्लाई, यस। इनकरेक्ट पूछा है यहाँ पे, ध्यान रखिए। लोअर द कैश रिजर्व रेशियो, लोअर विल बी द लिक्विडिटी। इस चीज़ का सर ध्यान रखा करिए। इनकरेक्ट, करेक्ट, ठीक है। मतलब ये अभी तो बड़ी नॉर्मल लगती है। मैं काफ़ी सारे स्टूडेंट से मैंने बात किया, सर वो वाला क्वेश्चन वहाँ पे एक कोईपन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन था, हमने कैपिटल डब्ल्यू नहीं देखा वहाँ पे। देख लेते तो 3 साढ़े तीन नंबर कुछ और बढ़ जाते, 3-4 नंबर और बढ़ जाते, 4 नंबर बढ़ जाते, तो जो अभी चेन्नई भागना पड़ रहा है तो दिल्ली में ही मिल जाता। समझ रहे हो? चेन्नई से दिल्ली का सफ़र तय कर दिया एक लेटर ने, डब्लू ने। ये डब्लू जीवन भर याद रहेगा, उसी डब्लू की तरह वो जो एक फिल्म थी बेटा। इसी ये डब्लू अब उस स्टूडेंट को जीवन भर याद रखेगा रहेगा जिसने वो डब्लू नहीं देखा, कि भाई उसके नंबर चले गए 4 नंबर, ठीक है। और जो दिल्ली मिल सकता था वो चेन्नई में पड़ा हुआ है। समझ रहे हो? चलिए, तो लोअर दी कैश रिजर्व रेशियो, लोअर विल बी दी लिक्विडिटी, बिल्कुल गलत है। लोअर करोगे कैश रिजर्व रेशियो तो ज़्यादा लोगों के पास पैसा जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हु चेयर्स दी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को कौन चेयर करता है? तो ये चेयर करता है आरबीआई का गवर्नर, ऑप्शन नंबर डी। डब्लू कैसे हो पिया, समझ गया दीपेंदु साहू, कैसे हो पिया याद है ना सभी को? कैसे हो पिया हमारा क्या था? कॉन्स्टिलेशन था जो कि डब्लू शेप का था। कौन सा कॉन्स्टिलेशन था? जो कि क्रॉस शेप का था। क्रॉस शेप का कौन सा कॉन्स्टिलेशन था? बताओ जल्दी से। विच इज फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द बैंक रिजर्व्स? दीज रिजर्व्स आर केप्ट पार्टली एज कैश एंड पार्टली इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। कैश रिजर्व रेशियो are cash reserve ratio are deposits
विच कमर्शियल बैंक्स कीप विद द RBI, जो RBI के पास रखते हैं। अब बताओ सही आंसर क्या होगा। तो दीज रिजर्व्स, हाँ बिल्कुल, क्रॉस शेप का जो होता है आपका वो सिग्नस होता है, सी से क्रॉस शेप और सी से सिग्नस, ठीक है, सिग्नस। चलो, तो दीज रिजर्व्स आर कैट पार्टली एज कैश बैंक रिजर्व में। अब उसने कैश रिजर्व रेशियो की तो बात करी नहीं है, कैश रिजर्व रेशियो भी आ जाएगा, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो भी आ जाएगा। तो कैश रिजर्व रेशियो कैश के फॉर्म में रखना होता है, SLR जो होता है वो आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिससे गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में होता है, तो पहले तो सही होगा। CRR डिपॉजिट विच कमर्शियल बैंक कीप विद द RBI, यस, तो आंसर क्या होगा, बी, बोथ 1 and 2। द मॉनेटरी पॉलिसी, 40 तक क्वेश्चन करेंगे, 33वें पे आ चुके हैं। द मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड बैंक रेट इज अलाइंड टू, तो बैंक रेट किससे अलाइंड होता है, LAS से, CRR से, डिस्काउंट रेट से, फिर MSF से। तो बैंक रेट MSF से अलाइंड होता है, मतलब MSF से ऐसे अलाइंड होता है कि बैंक रेट जो भी होगा उसका सर्टेन परसेंट के, भाई जितना भी बैंक रेट होगा उससे इतना आधा % ज़्यादा जो है MSF चार्ज करेगी, कौन, RBI। तो जितना मतलब अलग से MSF इन सब की अनाउंसमेंट नहीं होती, बैंक रेट की अनाउंसमेंट हो गई, उसी में बस आप ऐड कर दो तो वो आपका MSF हो जाएगा। तो इस तरह से लिंक्ड है। इफ़ द इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी इज राइजिंग स्टेडली, अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, मुद्रास्फीति बढ़ रही है, तो सेंट्रल बैंक को क्या करना चाहिए। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है मतलब लोगों के हाथों में पैसा बढ़ रहा है, लोगों के हाथों से पैसे को खींचना है, खींचना है तो कैसा करना होगा, सबको बढ़ा देना है, रेगुलेटर्स को बढ़ा देना है। तो कीप द रेपो रेट अनचेंज्ड, डिक्रीज द रेपो रेट, डिक्रीज द रिवर्स रेपो रेट, इंक्रीज द रेपो रेट, सबको इंक्रीज कर देना है। आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद आप होमवर्क करेंगे बिकॉज सेम चीज़ वही रिपीट हो रही है। SLR का फुल फॉर्म क्या है, तो वैधानिक तरलता अनुपात यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, ठीक है। आप ये होमवर्क करेंगे जितने 48 तक क्वेश्चन है। एंड ये वाला क्वेश्चन कर दो, इंटरवेंशन बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ अ कंट्री इन द मनी मार्केट टू कीप मनी सप्लाई स्टेबल अगेंस्ट एक्सोजेनस और समटाइम्स एक्सटर्नल शॉक्स इज कॉल्ड एज स्टेरिलाइजेशन, कंजर्वेशन, कैपिटलाइजेशन या फिर न्यूट्रलाइजेशन। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, अभी पढ़ाता है स्टेरिलाइजेशन, इंटरवेंशन, जहाँ पर मॉनेटरी अथॉरिटी जैसे हमारी RBI वो इंटरवीन करेगी मनी सप्लाई को स्टेबल करने के लिए। ऑलराइट, तो ख़त्म होता है आज का लेक्चर। जिसको बैच में एनरोल करना है वो कर सकता है एप्लीकेशन पे जाके, और आईफोन यूज़र्स के लिए जल्दी हम एप्लीकेशन डेवलप करवा रहे हैं, तो वो भी आपको आईफोन यूज़र्स के लिए परमानेंट एप्लीकेशन मिल जाएगी। लिंक आपको नहीं करना पड़ेगा और जितने भी आपके दुख दर्द हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। चलो, इसी बैच के अंदर आपको इंग्लिश का भी बैच मिल जाएगा, कंप्यूटर का भी मिल जाएगा, नोट्स भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। और RRB का आज शुरू हो रहा है, ठीक है, क्या PYQ सीरीज 2.0। अच्छा, 30 मिनट तो लग रहा है, ओके। चलिए भाई, थैंक यू, धन्यवाद सभी को, एंड मिलते हैं कल। अपना मनी एंड बैंकिंग का लास्ट लेक्चर देखेंगे, और कल के लेक्चर हम लोग वो जो क्वेश्चन आते हैं ना, M0, M1, M2, M3, M4, इन सब की चीज़ें देखेंगे। और जो एक भाई साहब पूछते रहते थे रोज़ इंजेक्शन और वो इंजेक्शन करके, सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी, वो अभी कल ही हम देख लेंगे, ठीक है। कल का लेक्चर उतना ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, तो इसलिए कल के लेक्चर में देख लेंगे वो। ऑलराइट, थैंक यू, धन्यवाद सभी को।